जस्ट एक बार रिकॉर्डिंग मैसेज मिलने से मुझे मैसेज करना, मतलब कंफर्म करना, मैसेज नहीं, सॉरी। यस सर। स्टार्ट हो गया? हाँ सर। ओके सर। ओके, गुड मॉर्निंग टू अगेन टू ऑल ऑफ यू। अच्छा, तो फिर बेसिकली आज का क्लास क्या है सर? आज का क्लास बेसिकली बिजनेस एंड कमर्शियल नॉलेज या बिजनेस एनवायरनमेंट, ठीक है, जो भी नाम बोलो आप। इसलिए क्योंकि ये इस तरह से मुझे बोलना पड़ता है बिकॉज चार्टर्ड अकाउंटेंट में इसको बिजनेस एंड कमर्शियल नॉलेज कहा जाता है, एंड सीएस में इसको बिजनेस एनवायरनमेंट के अंदर, इकोनॉमिक्स एंड बिजनेस एनवायरनमेंट के अंदर पढ़ा जाता है। सीए में भी वही है, इकोनॉमिक्स एंड बिजनेस कमर्शियल नॉलेज, कॉन्सेप्ट इज ऑलमोस्ट सेम। बेसिकली ये जो पर्टिकुलर टॉपिक है या सब्जेक्ट्स है, ये इकोनॉमिक्स का एक एप्लीकेटिव एरिया है ना। मतलब इकोनॉमिक्स जैसे कि हम लोग जो माइक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं सर अलग से, वहाँ पर हम लोग डिमांड, सप्लाई, प्रोडक्शन, कॉस्ट, ठीक है, मार्केट, डिफरेंट काइंड ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स का एक हार्डकोर लेवल को जानते हैं। और ये जो कमर्शियल नॉलेज है या बिजनेस एनवायरनमेंट है, यहाँ पर हम लोगों को क्या जानना पड़ता है सर? व्हाट इज द सब्जेक्ट मैटर हियर? दिस इज बेसिकली एप्लीकेटिव एरिया। क्या एरिया सर? एप्लीकेटिव एरिया। एप्लीकेटिव एरिया इन द सेंस कि बिजनेस तो बनाना है सर, इकोनॉमी को डेवलप करना है। ऑब्जेक्टिव क्या है? आप लोग इतना एडुकेशन ले रहे हो सर, डिग्री लेना चाहते हो, नॉलेज लेना चाहते हो, एट द एंड ऑफ द डे अगर बिजनेस एनवायरनमेंट प्रॉपरली डेवलप नहीं होगा, अगर बिजनेस डेवलप नहीं होगा, इकोनॉमी डेवलप नहीं होगा, तो फिर आपका एडुकेशन का क्या होगा? हाँ सर। तो ये पर्पस है कि नॉट जस्ट प्रोफेशनल कॉमर्स स्टूडेंट्स, नॉट जस्ट चार्टर्ड, नॉट जस्ट सीएस, नॉट जस्ट सीएमए, बट ऑल्सो से फॉर एग्जाम्पल जो कोई भी मानो कि इंजीनियर बन रहा है, जो कोई भी लॉयर बन रहा है, ठीक है, सबके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है ये पर्टिकुलर एरिया। तो नाउ क्वेश्चन इज दैट कि बिजनेस एनवायरनमेंट को डेवलप करने के लिए, बिजनेस एनवायरनमेंट को डेवलप करने के लिए, इकोनॉमिक्स का एप्लीकेशंस को प्रॉपर्ली मैनेज करने के लिए कमर्शियल नॉलेज का प्रॉपर नॉलेज होना चाहिए, बिजनेस एनवायरनमेंट का प्रॉपर नॉलेज होना चाहिए। जैसे हम लोग करेंटली जिस पर्टिकुलर चैप्टर में डिस्कस कर रहे हैं, इससे पहले इस चैप्टर में मैंने 2 क्लास करवाया था। चैप्टर का नाम है ऑर्गेनाइजेशंस फैसिलिटेटिंग बिजनेस, जिसका पहला क्लास नहीं है, मैं प्रीवियस 2 लेक्चर शेयर करूंगा ऑर्गेनाइजेशन फैसिलिटेटिंग पे, तो उसको बैकअप हो जाएगा और रिविजन्स भी हो जाएगा। क्वेश्चन इज दैट सर, प्लीज मेरा टॉपिक का नाम समझना। जो टॉपिक मैं यहाँ पर आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ, ये टॉपिक का नाम को समझना सर। नाम में बहुत कुछ छुपा होता है। हाँ सर, कोई बोलता है नाम में क्या रखा है? सर यहाँ पर नाम पे रखा होता है सर, ठीक है, क्योंकि नाम पे यहाँ पर काम समझ में आ जाता है। जैसे कहा जाता है कि नाम पे क्या है, काम देखो। हाँ सीरियसली काम ही देखो, बट यहाँ पर नाम पढ़ के काम समझ में आ जाता है, ठीक है। तो ये जैसे कि 2 नाम चलता है सर, एक है की गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस क्या है, ठीक है, या फिर आप दूसरा और एक नाम से भी इसको जान सकते हो कि गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस फैसिलिटेटिंग बिजनेस, की गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस, या फिर आप ऐसे बोलो ऑर्गेनाइजेशंस फैसिलिटेटिंग, जो भी समझो बात एक ही है, ठीक है। तो करेंटली मैं आप लोगों के साथ जो डिस्कशंस कर रहा हूँ, उसमें मैंने लास्ट 2 वीक में आरबीआई के बारे में डिस्कस किया, याद है किसी को? हाँ सर, आरबीआई के बारे में डिस्कशंस याद होगा, होना चाहिए। जो लोग आरबीआई का क्लास किया है कि आरबीआई क्या है, कैसे काम करता है, आरबीआई देश के बिजनेस में क्या कंट्रीब्यूशन करता है, इकोनॉमिकल डेवलपमेंट में क्या कंट्रीब्यूशन करता है। मैं सिर्फ आरबीआई के बारे में ही नहीं बोला आपको, इवन मैं आपको रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के साइट में जाके रिजर्व बैंक के बारे में इंफॉर्मेशन गैदर करने का भी आपको बताया सर। हाँ, ये देखो, मैं आप लोगों को सब कुछ, आरबीआई कैसे काम करता है, आरबीआई का मेन पर्पस क्या है सर। सर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बेसिकली क्या करता है, ये रिजर्व बैंक का साइट है। अब चाहो तो रिजर्व बैंक के साइट में जाके जो जो कुछ भी बैंक के डिटेल्स में अपडेशन है सर, सारा अपडेशन एकदम ओरिजिनल अपडेशन आपको मिल जाता है। जैसे मैं आपको बताया था ना कि करेंटली बैंक क्या रेट में सेविंग्स कर रहा है, क्या रेट में फिक्स डिपॉजिट दे रहा है, इसका भी रेट का नॉलेज आपको आरबीआई के साइट से मिल जाता है। दिखाई दे रहा है आप लोगों को? दिखाई दे रहा है? देखो मैंने यहाँ पर ब्लैक में हाईलाइट किया। हेलो सर, प्लीज टेल मी, आप लोगों को दिखाई दे रहा है? यस सर। ओके सर, ठीक है। तो ये देखो, ये हम लोग डे टू डे लाइफ में
सोचते हैं ना कि बैंक का सेविंग्स अकाउंट में क्या इंटरेस्ट रेट है। तो एज पर आरबीआई गाइडलाइंस 2.7 से लेके 3% का रेट है। अगर कोई चाहे तो इससे ज्यादा दे सकता है, कम तो नहीं दे सकता। ठीक है। अच्छा, अगर कोई एफडी करना चाहता है, फिक्स डिपॉजिट या इसको हम लोग टर्म डिपॉजिट भी बोलते हैं, तो 5.30 से लेके 6.10। सीनियर सिटीजन को थोड़ा ज्यादा रेट देता है और नॉर्मल सिटीजन को थोड़ा कम मिलता है। 1 साल से ऊपर का डिपॉजिट में ऐसा रेट दिया जा रहा है। ठीक है, ये आरबीआई मेंशन करके देता है। जैसे रेपो के बारे में, मतलब जिस रेट में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कमर्शियल बैंक को लोन प्रोवाइड करते हैं उसको रेपो रेट कहते हैं सर। पॉलिसी रेपो मतलब कमर्शियल बैंक को लोन लेना है आरबीआई से तो 5.40। ये पहले थोड़ा कम था, ये पहले थोड़ा कम था, मतलब ये ऑलमोस्ट 4% के आसपास था सर कुछ दिन पहले तक। रेपो रेट कम होने, ये भी मैंने लास्ट वीक डिस्कस किया है आरबीआई में कि रेपो ज्यादा होने में क्या प्रॉब्लम है, रेपो कम होने में क्या प्रॉब्लम है। आप लोगों को पता है रेपो क्या काम करता है? एनीवन, एनी आइडिया सर? बोलो। मैंने डिस्कशंस करके रखा है कि रेपो क्या इफेक्ट देता है। चल नहीं सर, जो भी समझ में आता है बोलो, थोड़ा शेयर करो नॉलेज। नॉलेज शेयर करने से बढ़ता है सर। नॉलेज इज ऑलवेज इंक्रीज, ऑलवेज मल्टीप्लाइड व्हेन यू शेयर इट। बोलो, रेपो रेट के ऊपर इकोनॉमी में क्या इफेक्ट पड़ता है, जिसको जो भी आइडिया है बोलो ना। अरे कुछ तो बोलो। नयनी, नयनी चुप क्यों है? सैनॉन बोलो। सुबीर, जो समझ में आता है बोलो सर। दीपायन, रवि, राजुन्ना, आई एम आस्किंग एवरीबडी। अरे रेपो रेट के बारे में खबर सुनते हैं कि नहीं सुनते आप लोग, इतना मुझे बताओ। टीवी में कभी भी अगर बिजनेस न्यूज चैनल्स ओपन करते हो तो रेपो रेट के बारे में खबर आता है? हाँ, ये देखो सर, ये कुछ दिन पहले का रेपो रेट का न्यूज था। आरबीआई रेपो रेट हाइक्ड, हियर इज हाउ टू रिड्यूस योर ईएमआई बर्डन आफ्टर रेपो रेट हाइक। अब देखो, अब ईएमआई का बात क्यों कर रहे हैं, ईएमआई का बात क्यों कर रहे हैं, ये न्यूज आया था सर। ठीक है, अब न्यूज देखो। एडवर्टाइजमेंट छोड़ो सर, ये एडवर्टाइजमेंट दिमाग खराब करता है न्यूज चैनल में। ये देखो क्या होता है जब जब आरबीआई रेपो बढ़ाते हैं, ये सब मैंने बताया था आरबीआई के क्लास में। मैं इससे पहले का जो आरबीआई का लेक्चर्स दो हुआ है उसमें मैंने बता के रखा कि ये जो गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस है, ये जो ऑर्गेनाइजेशंस है जो बिजनेस में फैसिलिटी देता है, इसमें आरबीआई का रोल बहुत बड़ा है सर। आरबीआई का रोल बहुत बड़ा है। आरबीआई मार्केट में, आरबीआई के पास पैसा पहुंचता है, मैंने ये भी बताया था कि कैसे आरबीआई के पास पैसा जाता है, आरबीआई कैसे इनकम करता है, ये सब डिस्कशंस होके रखा है। बैंक में हम लोग डिपॉजिट करते हैं, उसका एक हिस्सा आरबीआई के पास कैसे जमा होता है ना। सीआरआर, एसएलआर, ये सब लास्ट वीक का डिस्कशन था, मैं रिपीट नहीं करूंगा। बस इतना सिंपल चीज आपको बताना चाहता कि आरबीआई जब रेपो हाइक करता है, रेपो एक रेट होता है, रीपर्चेस रेट बोलते हैं इसको। मतलब इतना जानो, जो मैं लास्ट दिन बताया था कि जैसे रिसेंटली महंगाई चल रहा है ना, इन्फ्लेशन, रिसेंटली इन्फ्लेशन चल रहा है, जैसे इंडिया का करंट इन्फ्लेशन रेट, इंडिया का करंट इन्फ्लेशन रेट देखो, ऑलमोस्ट 7% के आसपास चल रहा है, ऑलमोस्ट 7% के आसपास। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये होता है कि अगर मैं एक रैंडमली उठा रहा हूँ बट ऑलमोस्ट 7 पॉइंट समथिंग चल रहा है सर। तो कहने का मतलब है कि अगर मार्केट में महंगाई है, महंगाई क्या है, महंगाई का मतलब, या बंगाली में क्या बोलते हैं हम लोग, बंगाली में क्या बोलते हैं महंगाई को? मूल्य वृद्धि, मतलब हर चीज का दाम बढ़ जाना। ठीक है, एक ओवरऑल सभी चीज का दाम बढ़ना, ग्रोसरी से लेके वेजिटेबल्स तक, फिश से लेके चिकन तक, कपड़ा से लेके हर चीज, मतलब मैक्सिमम चीजों का दाम जब इकोनॉमी में बढ़ता है उसको इन्फ्लेशन कहता है। अब इन्फ्लेशन कंट्रोल करने के लिए आरबीआई बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, रेपो बढ़ा देता है ताकि बैंक हमारे ऊपर इंटरेस्ट रेट ज्यादा कर दे। आरबीआई अगर कॉमर्शियल बैंक का रेट को इंक्रीज कर देता है ना, जैसे ये पहले 4% था, तो बैंक भी थोड़ा इजी लोन प्रोवाइड करता था, बैंक भी थोड़ा इजी लोन प्रोवाइड करता था, क्योंकि बैंक आरबीआई को कम लोन, कम इंटरेस्ट देता था, तो हमें भी वो कम इंटरेस्ट पे लोन देता था। लेकिन जैसे जैसे आरबीआई इंटरेस्ट रेट बढ़ा देगा, रेपो बढ़ा देगा, ऑटोमेटिकली कमर्शियल बैंक पब्लिक पे जो लोन देता है वो बढ़ा देगा। जैसे नॉर्मली एक सिंपल बात करते हैं,
ऐसे होम लोन, ठीक है। महंगाई कैसे कंट्रोल होता है देखो, गवर्नमेंट का, आरबीआई का बड़ा ही मतलब इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट काम करता है सर। अगर पब्लिक के हाथ में ज्यादा पैसा आ जाता है ना, मार्केट में महंगाई और हो जाता है। तो गवर्नमेंट क्या चाहता है, थोड़ा रेपो को बढ़ा के, थोड़ा सा, बहुत ज्यादा एक बार में नहीं बढ़ाता, रेपो को थोड़ा सा हाइक करके पब्लिक को क्या करना चाहता है, बैंक को बोलते कि लोन उसी को दो जो बेयर कर पाएगा। मतलब सबके लिए लोन इजी नहीं होगा, सिर्फ जिसका इनकम थोड़ा हायर लेवल में रहेगा वही लोन ले पाएगा, अदरवाइज नहीं। तो क्या करता है, मैक्सिमम पब्लिक के हाथ से पैसा थोड़ा कम कर देगा, लोन का अमाउंट कम कर देगा। इससे क्या होगा, इकोनॉमी में मनी का फ्लो कम हो जाएगा। मनी का फ्लो कम हो जाने से क्या होगा, पहले अगर 100 लोग कोई प्रोडक्ट को परचेस करने के लिए पहुंच जाता था, अभी 100 की जगह 50 लोग पहुंचेगा। तो क्या होगा, मार्केट डिमांड को कम कर देगा, डिमांड कम होने से प्रोडक्ट का प्राइस भी कम हो जाएगा। तो समझ में आया सर, नहीं आया समझ में? हाँ, सबके पास पैसा होने से, एक सिंपल एग्जांपल लो ना, मैं मानो कि फ्लिपकार्ट में जाता हूँ, मुझे कुछ मोबाइल फोन खरीदना है या फिर एनीथिंग लाइक लैपटॉप, मोबाइल, ग्रोसरीज लेना है, या कुछ भी लेते हैं सर, क्या ले, ग्रोसरी ले, नहीं ग्रोसरी नहीं, एक लैपटॉप लेते हैं, टीवी लेते हैं, चलो बात बात को समझे सर। जब महंगाई बढ़ता है ना, तो आरबीआई क्या करता है, इंटरेस्ट रेट को हाइक कर देता है, सिंपल बात इतना है। इंटरेस्ट रेट हाइक करने से पब्लिक के हाथ से पैसा कम होगा, क्योंकि बैंक भी लो रेट पे लोन प्रोवाइड, हाई रेट पे लोन देगा, इंटरेस्ट रेट बढ़ा देगा। पहले अगर 5% पे इंटरेस्ट में तो लोन देता था, अभी 7% कर देगा, या पहले 7% देता था तो अभी 10% कर देगा। तो क्या हो जाएगा, मैक्सिमम लोग परचेज नहीं कर पाएगा, वेरी फ्यू कर पाएगा। तो ऑटोमेटिकली मार्केट डिमांड ऑफ द प्रोडक्ट कम हो जाएगा, और जैसे मार्केट डिमांड कम हो जाएगा, महंगाई में जो चल रहा था ना, जो इन्फ्लेशन क्रिएट हो रहा था ओवरऑल, ये धीरे धीरे कम हो जाता है। ये सब बात मैंने आरबीआई के अंदर बहुत डिटेल्स में बोला आप लोगों को, ठीक है। तो यही यही सब चीज आपको आरबीआई के अंदर समझना पड़ता है, आरबीआई कैसे पैसा बनाता है, ठीक है। लेंडर्स ऑफ लास्ट रिजॉर्ट कहा जाता है आरबीआई को, ठीक है। मतलब जब सारा जगह से पैसा खत्म, तो आरबीआई के पास बैंक पहुंचते हैं कि भाई हमारे पास पैसा नहीं है, आप पैसा दो, बचा लो हमें, ठीक है। बैंकर्स बैंक कहा जाता है आरबीआई को, ठीक है। करेंसी, ये जो क्रेडिट सिस्टम है ना, मतलब सोसाइटी में, हमारे इकोनॉमी में जो लोन क्रिएट होता है, ये लोन क्रिएशन का भी जो पूरा क्रेडिट है, ये पूरा आरबीआई का क्रेडिट है। लोन क्रिएट करता है, तभी इकोनॉमी में लोग बिजनेस करता है, लोगों के पास पैसा आता है, उसी पैसे से और बिजनेस बढ़ता है। ऐसे मैं डिस्कस कर चुका सर, ठीक है। लेकिन सर मैं आपको बस इतना बताना चाहता कि अगर आरबीआई ना होता तो शायद बिजनेस सिस्टम ही ना होता प्रॉपरली। तो प्रीवियस 2-3 लेक्चर्स आरबीआई रिलेटेड मस्ट गो थ्रू लेक्चर्स है सर, जरूर देखिएगा। कोई डाउट रहेगा मुझे क्लास में पूछिएगा। सर आज का डिस्कशन क्या है, आज का डिस्कशन है सेबी, ठीक है। मैं और डिटेल्स में नहीं गया सर, क्योंकि आरबीआई में कुछ ज्यादा ही बात कर दिया मैंने। लेकिन क्या सेबी में बात करें आज? हाँ सर, ये अनदर ऑर्गेनाइजेशन है, अनदर गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन है सर, और एक इंपॉर्टेंट गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन है जो आरबीआई आरबीआई जैसा इंपॉर्टेंट है, ऐसा सेबी भी इंपॉर्टेंट है। सर आप लोग सेबी के बारे में सुना है सर? हेलो, आप लोग सेबी के बारे में सुने होंगे नहीं? अरे नाम तो सुना होगा। यस सर। थैंक यू सर, बस नाम काफी है। सेबी का फुल फॉर्म क्या है, चलो साइड में देख लेते हैं। सिक्योरिटी एक्सचेंज, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। अब आपके मन में चल रहा है सिक्योरिटी क्या होता है, सिक्योरिटी गार्ड, सिक्योरिटी मतलब, अरे जो बैंक के सामने जो सिक्योरिटी गार्ड होते हैं उसके बारे में बोल रहे हैं क्या? सिक्योरिटी का मतलब क्या, बोलो, क्या समझ में आता है? परचेसेबल सिक्योरिटीज। हाँ, और बोला परचेसेबल सिक्योरिटीज। परचेस ऑफ सिक्योरिटीज। हाँ, परचेस ऑफ सिक्योरिटीज, बट सिक्योरिटी मतलब क्या, वही तो मैं पूछ रहा हूँ। मतलब সিকিউরিটি কি আছে, সিকিউরিটির মধ্যে কি কোন জিনিসটাকে সিকিউরিটি বলে সেটাই তো জিজ্ঞেস করছি, किस चीज को सर सिक्योरिटी इंश्योरेंस। कहते हैं सर? हाँ बोलो। इंश्योरेंस। नो सर, इंश्योरेंस इज नॉट सिक्योरिटीज। इंश्योरेंस
जो सिक्योरिटी है वो तो बेसिकली पब्लिक अपना इंश्योरेंस करके खुद का सिक्योरिटी करता है, ठीक है, कि अगर मेरा डेथ हो जाए तो मुझे मेरा सिक्योरिटी हो जाएगा, अगर मेरा हेल्थ खराब हो जाए तो ये सिक्योर रहेगा। दैट्स अ डिफरेंट सिक्योरिटी सर, दैट इज ऑल्सो सिक्योरिटी, बट उसके साथ ये सिक्योरिटी का कनेक्शन नहीं है सर। ये सिक्योरिटीज का मतलब होता है, आप लोग जानते हो सर, आप लोग जानते हो, सुने भी हो सर, आप लोग शेयर्स के बारे में सुने हो, शेयर मार्केट, डिवेंचर के बारे में सुने हो, ये सब अकाउंट्स में किए हो सर, बॉन्ड के बारे में सुने हो। हाँ, शेयर के अंदर दो तरह का शेयर, प्रेफरेंस शेयर के बारे में सुने हो, इक्विटी शेयर के बारे में सुने हो। हाँ, इवन कैलकुलेशन भी किए हो आप लोग अकाउंट्स, प्रेफरेंस शेयर, इक्विटी शेयर, डिवेंचर, बॉन्ड, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, हाँ, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, ये सब है क्या, ये सब को बोलते हैं सिक्योरिटीज। सिक्योरिटी क्यों बोलते हैं सर? ये देश का कैपिटल मार्केट है, ये देश का शेयर मार्केट है। पब्लिक क्या करता है, कंपनी का शेयर खरीदता है, कंपनी को लोन प्रोवाइड करने के लिए डिवेंचर खरीदते हैं, मतलब कंपनी डिवेंचर इशू करेगा, कंपनी डिवेंचर इशू करेगा, पब्लिक वो डिवेंचर परचेस करेगा और बदले में इंटरेस्ट लेगा बाद में। लेकिन इसको सिक्योरिटी क्यों कहा गया फिर? सिक्योरिटी इसलिए कहा जाता है कि हम लोग जो किसी कंपनी को शेयर देते हैं, मतलब शेयर में पैसा देते हैं कंपनी को चाहिए होता है कैपिटल। कैपिटल उठाने का दो तरीका होता है कंपनी के लिए, देखो, या तो ओन कैपिटल, ओन कैपिटल मतलब शेयर, ये सब बात हम लोग कंपनी लॉ क्लास में भी बात करते हैं सर। रिसेंटली कंपनी लॉ का क्लास में भी यही बात मैंने कुछ दिन पहले ही किया। दो तरीके से एक कंपनी अपना कैपिटल उठाते हैं, बिजनेस, चाहे वो गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन हो चाहे वो प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन हो। जो ओन कैपिटल होता है उसको शेयर कैपिटल कहते हैं, और एक होता है लोन कैपिटल। लोन के अंदर डिवेंचर आता है, लोन के अंदर बॉन्ड आता है सर। तो क्या ये सब पब्लिक बाई कर सकता है? अरे हाँ, पब्लिक बिल्कुल बाई कर सकता है। हम लोग शेयर मार्केट से शेयर खरीद पाते हैं कि नहीं खरीद पाते? बिल्कुल खरीदते हैं, है ना। प्राइवेट कंपनी का शेयर तो कोई भी होल्ड कर सकता है जो भी उस कंपनी का मेंबर बनेगा, लेकिन जो पब्लिक कंपनी है जो शेयर मार्केट में लिस्टेड होते हैं हम लोग उसका शेयर भी बाई करते हैं, है ना। आप अभी चाहो तो अभी बाई कर सकते हो, अगर आपको अभी मन कर लिया तो अभी बाई कर सकते हो, बट ऐसे ही नहीं कर सकते। आपको नॉलेज होना चाहिए कि शेयर खरीदना चाहिए कि नहीं चाहिए, ठीक है, क्या मेरा प्रॉफिट रहेगा कि नहीं रहेगा, वो एक अलग नॉलेज का एरिया है, ठीक है। कोई तुक्का नहीं है, कोई रैंडमली ऐसा नहीं कि हाँ चलो ले लेते हैं, टाटा मतलब अच्छा है, रिलायंस मतलब अच्छा है, ऐसा भी नहीं है। आपको समझना होगा, जानना होगा, तब जाके आप शेयर खरीदोगे या कंपनी को लोन दोगे। कंपनी आपसे लोन लेगा, बदले में कंपनी आपको इंटरेस्ट पे करेगा, और वो इंटरेस्ट बैंक एफडी से ज्यादा होगा। अगर बैंक 6% 7% देता है तो कम से कम 8-9% 10% के आसपास इंटरेस्ट देगा। और शेयर मार्केट में रिटर्न तो अनलिमिटेड हो सकता है, शेयर मार्केट में रिटर्न अनलिमिटेड हो सकता है और लॉस भी हो सकता है, रिस्की है। शेयर में थोड़ा रिस्क ज्यादा है बट रिटर्न भी हाई है। डिवेंचर वगैरह में रिटर्न भी मॉडरेट है, रिस्क भी मॉडरेट है सर। तो ये जो शेयर मार्केट में या कैपिटल मार्केट में, कैपिटल मार्केट भी बोलते हैं इसको, शेयर मार्केट, कैपिटल मार्केट, ठीक है, प्राइमरी मार्केट, सेकेंडरी मार्केट, सब आगे आगे बात करूंगा मैं आपके साथ। ये सारा का सारा मैटर का देखभाल करने वाला जो ऑर्गेनाइजेशन है इसका नाम है सेबी, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, ठीक है। अब मैं आपको देखो चलो दिखाता हूँ, अब ये सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया कैसे काम करता है। देखो प्रैक्टिकली देखो, मैं कंपनी के साइड में हूँ, आप लोग यहाँ पर थोड़ा नजर डालो। मैं अभी नोट्स के अंदर जाऊंगा सर, बट मैं नोट्स बताने से पहले आपको प्रैक्टिकली दिखाना चाहता हूँ कि आजकल तो सारा काम ऑनलाइन ही होता है ना, तो आप ऑनलाइन में ही चेक करो कि सेबी क्या करता है, ठीक है। तो ऑटोमेटिकली आपको समझ में आ जाएगा कि किताब में क्या लिखा है ना, नोट्स में क्या लिखा है। नोट्स मतलब इट्स नॉट जस्ट किताब में लिखा हुआ कुछ लाइन नहीं है, ये सब रियल लाइफ कॉन्सेप्ट है सर, जिसके साथ हम लोगों को क्या होना पड़ेगा, हम लोगों को एक्ट पर होना पड़ेगा। हमें समझना होगा कि जो किताब में बता रहा है वो क्या बताना चाहता है, इसमें रियल लाइफ में क्या
इफेक्ट पड़ता है, मार्केट कैसे काम करता है। जैसे आरबीआई के बारे में मैंने लास्ट कुछ क्लास में बताया, वैसे ही मैं अभी आपको सेबी के बारे में बताऊंगा। लेकिन सेबी के बारे में बताने से पहले सेबी का इंट्रोडक्शन, सेबी का काम, ठीक है, सेबी कैसे काम करता है, सेबी का पावर क्या है, ठीक है, बिजनेस फैसिलिटी में सेबी क्या रोल प्ले करता है, ये सभी चीज आपको जानना पड़ेगा। बट उसको प्रैक्टिकली मैं दिखाने का थोड़ा सा आपको कोशिश कर रहा हूँ। आप लोग अगर सेबी के साइट देख पा रहे हो तो आप फाइलिंग्स में देखें, दिखाई दे रहा है सर मेरा हाथ, ये मेरा हाथ दिख रहा है सर। इसमें देखो आप क्या दिखाई दे रहा है, पब्लिक इशू। नीचे देखो क्या लिखा है, राइट इशू। यहाँ पर क्या लिखा है, डेप्ट ऑफर डॉक्यूमेंट। डेप्ट ऑफर, डेप्ट का मतलब क्या होता है, लोन, ठीक है, डेप्ट ऑफर डॉक्यूमेंट, ठीक है, टेक ओवर्स, म्यूचुअल फंड्स, ठीक है, बाईबैक्स, ठीक है, इन्वेस्टमेंट इन इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनीज। बहुत सारा कॉन्सेप्ट है, मैं आपको इतना डिटेल्स में नहीं लेके जाऊंगा, अभी आपको समझ में नहीं आएगा। जब आप लोग मोटा मोटी इंटरमीडिएट फाइनल लेवल में आ जाओगे ना, तब धीरे धीरे समझ में आएगा। या फिर जो लोग साथ में स्टॉक मार्केट का भी पढ़ाई करता है, ठीक है, सेबी का कोर्सेज होता है सर। जो लोग सीए सीएमए का पढ़ाई करता है, साथ में सेबी का भी कोर्स करता है, एनआईएसएम बोल के बहुत लोग पढ़ता है सर मेरे पास, ठीक है। मतलब मेरा कहने का मतलब है कि जिसको शेयर मार्केट में इंटरेस्ट रहेगा वो साइड बाय साइड एनआईएसएम का भी पढ़ाई कर सकता है, जो स्पेशलाइज सेबी का कोर्स है, और जो आपको हेल्प करेगा, काफी हेल्प करता है आपका प्रैक्टिकल नॉलेज को एनहांस करने में, शेयर मार्केट के नॉलेज को बढ़ाने में, कैपिटल मार्केट नॉलेज को बढ़ाने में काफी हेल्प करेगा। मैं आपको अभी जो बता रहा हूँ उसमें आप थोड़ा प्रैक्टिकली कोशिश करें देखने का कि सेबी कैसे काम करता है। फाइलिंग्स में गया मैंने, पब्लिक इशू में गया मैंने, और यहाँ पर अगर मैं देखूं, देखो फाइनल ऑफर डॉक्यूमेंट फाइल्ड विद आरओसी। अब ये आरओसी कौन है, जो लोग कंपनी लॉ का क्लास ऑलरेडी स्टार्ट कर चुके हो उनको पता है आरओसी क्या है, रजिस्टर ऑफ कंपनीज, मतलब कंपनी जहां पर रजिस्टर होता है, ठीक है, कंपनी को रजिस्टर होना पड़ता है आरओसी में, ठीक है। लेकिन यहाँ पर सेबी क्या करेगा, फिर रजिस्टर तो आरओसी में होगा। अरे सर कोई कंपनी मार्केट में जब लिस्टेड होता है, लिस्टेड मतलब स्टॉक मार्केट में लिस्टेड, स्टॉक मार्केट में लिस्टेड होने का जो प्रोसेस है वो सेबी के हाथ में। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे मैं आपको अभी दिखाता हूँ, देखो ये फाइनल ऑफर डॉक्यूमेंट फाइल्ड विद आरओसी दिख रहा है ना, इसमें कुछ कंपनीज का लिस्ट आपको दिखाऊंगा मैं, ठीक है। क्या हो गया आज साइट में, ये सरकारी साइट कभी कभी सर्वर डाउन चलता है। अच्छा ठीक है, मैं आपको एक दूसरे जगह से दिखा देता हूँ। ये देखो सर, ये मैं जीरोधा में आ गया। जीरोधा एक बड़ा ब्रोकिंग कंपनी है, आप लोग शायद नाम सुने हैं। तो यहाँ पर ना डिटेल्स दिखता है, ये देखो सर, इसको बोलते हैं आईपीओ। क्या बोलता है, आईपीओ। जब कोई कंपनी फर्स्ट टाइम स्टॉक मार्केट में लिस्टेड होता है, जान लो सर स्टॉक मार्केट का कुछ बेसिक ज्ञान ले लो, ठीक है। ऐसे जब स्टॉक मार्केट का आप लोग डिटेल्स नॉलेज लेना चाहोगे तब आप लोग एनआईएसएम या स्टॉक मार्केट का अलग पढ़ाई कर सकते हो, ठीक है। डेली मॉर्निंग को मेरा क्लास चलता है, डेली मॉर्निंग को 9 बजे से मेरा क्लास चलता है स्टॉक मार्केट का। उसमें स्टॉक मार्केट का इन डेप्थ डिस्कशन होता है, डिटेल्स डिस्कशन होता है। जो लोग स्टॉक मार्केट में पैसा लगाना चाहते हैं, म्यूचुअल फंड में पैसा लगाते हैं, ठीक है, इन्वेस्ट करना चाहता है, ट्रेडिंग करना चाहता है, उन लोगों के लिए स्पेशल क्लासेस चलता है। और जो लोग साथ में सेबी का कोर्स भी करता है। लेकिन अभी आपको मैं जो बता रहा हूँ एज ए चार्टर्ड स्टूडेंट, एज ए सीएसीएमए स्टूडेंट्स, आपका जो बेसिक नॉलेज है वो आप ग्रो करो, बिकॉज आप लोग नहीं जानोगे तो कौन जानेगा, है ना। अगर एक कॉमर्स स्टूडेंट अगर स्टॉक मार्केट के बारे में नहीं जानेगा तो कौन इंजीनियर का स्टूडेंट जानेगा, हाँ, क्या डॉक्टरी स्टूडेंट जानेगा। स्टॉक मार्केट का नॉलेज कॉमर्स स्टूडेंट्स को जानना है, ये हक आपको है, लेकिन हर कोई ले सकता है। लेकिन इसमें स्पेशलाइज नॉलेज ऑब्वियसली कॉमर्स फील्ड स्टूडेंट्स को होना चाहिए, चाहे वो सिर्फ ग्रेजुएशन ही क्यों करे, चाहे वो चार्टर्ड ही क्यों ना करे, चाहे वो सीएमए करे, चाहे वो सीएस करे। बट इसमें आपका हक है सर, आपका हक भी है और आपका मतलब क्या बोले ड्यूटी भी है ना। जैसे डॉक्टर को बेसिक ह्यूमन बॉडीज का नॉलेज होना चाहिए, वैसा एक कॉमर्स स्टूडेंट्स को कॉमर्शियल वर्ल्ड का नॉलेज होना चाहिए, नहीं तो कॉमर्स पढ़ने का क्या फायदा। लेकिन मैं आपको बताता हूँ कि आप किसी भी कॉमर्स किया हुआ स्टूडेंट से जाके बात करें, ठीक है, एक पुराने जमाने में भी जाओ, आजकल फिर भी यूट्यूब के आने के बाद थोड़ा बहुत लोग कॉन्शियस हुआ है, बट फिर भी दे डोंट नो, उनको पता नहीं है ज्यादा। हाँ सुना है स्टॉक मार्केट होता है, बट क्या है स्टॉक मार्केट पता नहीं। सेबी, सेबी का नाम सुना है, बीकॉम एमकॉम करके बैठा हुआ है सर, कॉलेज में प्रोफेसर है, कॉलेज में प्रोफेसर है, मतलब मेरे पास ऐसा बहुत एग्जांपल्स है। कॉलेज में प्रोफेसर है, स्टॉक मार्केट कैसे काम करता है पता नहीं, मतलब
ये खराब लगता है सर। कम से कम अपने फील्ड के इस बारे में नॉलेज तो होना चाहिए। हाँ, भले ही आप उसमें एक्सपर्ट होंगे कि नहीं होंगे वो अलग बात, और रुचि के ऊपर डिपेंड करता है। कोई टैक्स में स्पेशलाइज्ड करता है, कोई स्टॉक मार्केट में आ जाता है, कोई अकाउंट्स में चले जाते हैं, कोई कॉस्टिंग में चले जाते हैं, कोई हार्डकोर फाइनेंस में चले जाते हैं, दैट्स अ डिफरेंट पार्ट, बट नॉलेज तो होना चाहिए। तो चलो एक नॉलेज के लिए ही आपको बताता हूँ कि सेबी का एक रोल देखो, बहुत रोल है, एक रोल देखो। जब किसी कंपनी को स्टॉक मार्केट में आना है, मानो कि आप लोगों में से किसी का कोई कंपनी है, अभी वो कंपनी मानो कि प्राइवेटली है, ठीक है। अब प्राइवेट कंपनी को आप पब्लिकली लिस्टेड करना चाहते हो, और आप ये भी चाहते हो कि आपका कंपनी स्टॉक मार्केट में आ जाए, ठीक है। अब देखो सर, स्टॉक मार्केट में आने के लिए कंपनी क्या करता है। जैसे रिसेंटली एक कंपनी, दो कंपनी के बारे में मैंने एनालिसिस दिया था, इसका भी अगर आप लोग फाइनेंस का मेरा हायर लेवल का क्लास देखोगे ना, इंटर फाइनल या स्टॉक मार्केट का, वहां पर मैंने इसके बारे में डिस्कस करके रखा। रिसेंटली मैंने बोला, जैसे एक कंपनी है सर, देखो सिरमा एसजीएस टेक्नोलॉजी, रिसेंटली आया सर। एक कंपनी है ड्रीम फोक सर्विस लिमिटेड, ये भी रिसेंटली मार्केट में लिस्टेड हुआ। लेकिन ये लिस्टिंग प्रोसेस सेबी के थ्रू से होता है, ये लिस्टिंग प्रोसेस सेबी के थ्रू से होता है, ठीक है। और भी दिखाता हूँ, ऐसे लंबा है। एलआईसी, ये भी स्टॉक मार्केट में आया, ये गवर्नमेंट कंपनी है, ये गवर्नमेंट कंपनी है, बट स्टॉक मार्केट में नहीं था, अभी आया। अभी एलआईसी का शेयर आप पब्लिकली बाई कर सकते हो सर, एलआईसी का शेयर पब्लिकली बाई कर सकते हो। अगर किसी को एलआईसी के बिजनेस में, एलआईसी के बिजनेस में अगर किसी को भरोसा है, तो वो पब्लिक मतलब मार्केट से इसको बाई कर सकता है। वो ब्रोकिंग प्लेटफॉर्म के थ्रू से बाई करना पड़ता है सर, वो सब मैं दिखाऊंगा धीरे धीरे, कभी भी मौका मिले तो। ऐसे स्टॉक मार्केट क्लास में ये सब बाई सेल के बारे में डिस्कस होता ही रहता है, बट यहाँ पर भी मैं आपको थोड़ा बहुत नॉलेज देने का कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। बेसिक्स है, आइडिया देने का कोशिश कर रहा हूँ कि सेबी क्या है, कैसे काम करता है, ठीक है। सिक्योरिटी मार्केट, उसमें शेयर के बारे में बात कर रहा हूँ, लेकिन शेयर के बिना मैं और भी चीजें में बात करूंगा, जैसे डिवेंचर क्या है, बॉन्ड क्या है, क्या हम लोग डिवेंचर बॉन्ड बाई कर सकते हैं, किस तरह से कर सकते हैं, वो भी बात करूंगा। गवर्नमेंट सिक्योरिटीज क्या है, आई विल डिस्कस एवरीथिंग। सेबी का रोल प्ले बहुत बड़ा है सर। ये पूरा शेयर मार्केट में जितना पैसे का खेल होता है, कंपनी को चाहिए पैसा, ठीक है। जैसे मानो अगर हम एलआईसी में शेयर खरीदे, तो क्या होता है, एलआईसी में मैंने अपना इन्वेस्टमेंट किया, एलआईसी को क्या मिला। अगर मैं एलआईसी का शेयर खरीदूंगा, तो मेरा इन्वेस्टमेंट एलआईसी में गया। मैं कौन हूं, एक इन्वेस्टर हूं। एलआईसी क्या है, एक बिजनेस है, इंश्योरेंस बिजनेस करता है, लोगों को इंश्योरेंस बेचता है, प्रीमियम लेते हैं। किसी का डेथ हो जाए, किसी का हेल्थ इशू हो जाए, तो उसको पेमेंट करता है। सर अगर हेल्थ इशू ना आए तो पूरा पैसा इंश्योरेंस कंपनी का ही होता है। सब भारत का सबसे बड़ा इंश्योरेंस कंपनी है, भारत का सबसे बड़ा इंश्योरेंस कंपनी है, गवर्नमेंट का है। 7.5 लाख करोड़ का रेवेन्यू है इसका 2022 में, 7.5 लाख करोड़, 7.25 लाख। कैन यू इमेजिन सर। हम लोगों को डर लगता है हम मर जाए तो क्या होगा, तो इंश्योरेंस करके रखते हैं ताकि मेरे मरने के बाद मेरे फैमिली को पैसा मिले। मेरा हेल्थ खराब हो सकता है, तो कुछ हो जाए तो कम से कम मेरे फैमिली को सुविधा हो जाए। लेकिन अगर हेल्थ खराब ना हो तो, या फिर डेथ तो आएगा, यस डेथ तो आएगा, आज नहीं तो कल, लेकिन कंपनी जब तक डेथ नहीं होता तब तक तो पेमेंट नहीं करेगा। तो डेथ के पहले जितना पैसा इंश्योरेंस कंपनी के पास जाता है, वो क्या करता है, उसी पैसे को मार्केट में डाल देता है, शेयर में डाल देता है, किसी कंपनी के डिवेंचर में डाल देता है। मतलब एलआईसी क्या करते हैं, वो भी इन्वेस्टर की तरह काम करता है, वो भी इन्वेस्टर की तरह काम करते हैं। हम एलआईसी में इन्वेस्ट कर रहे हैं, लेकिन एक देखो इंश्योरेंस वाले, इंश्योरेंस जब कोई इंसान, कोई इंडिविजुअल इंश्योरेंस करता है, उसको इन्वेस्टमेंट नहीं बोलता, वो तो बस डर के मारे इंश्योरेंस कर रहा है, कंपनी के पास प्रीमियम जाता है। इन्वेस्टमेंट इसको बोलते हैं कि अगर आप एलआईसी के बिजनेस में भरोसा रखते हो, तो बिजनेस में इन्वेस्टमेंट होता है। और एलआईसी क्या करता है, ये जो प्रीमियम कलेक्ट करता है ना एलआईसी, आपके घर में आके एलआईसी एजेंट प्रीमियम कलेक्ट करके लेके जाता है, वो प्रीमियम का पैसा एलआईसी डिफरेंट बिजनेस में इन्वेस्ट करता है, फिर वो रिटर्न कमा के आपको रिटर्न प्रोवाइड कर देता है। और इंश्योरेंस, जिसका इंश्योरेंस का प्रीमियम है, उसको भी जब जरूरत पड़ता है देता है, जैसे उसका इंश्योरेंस स्कीम्स होता है। तो कहने का मतलब है, ये एक टोटल बिजनेस एंड सर्कुलेशन चेन है सर।
ये टोटल बिजनेस सर्कुलेशन चेन है। ये तो इंश्योरेंस बिजनेस है, मैं आपको और भी बिजनेस बताता हूँ। जैसे एक कंपनी था अदानी विल्मर बोल के, कुछ दिन पहले ही आया था, आप लोगों को दिखाई दे रहा है अदानी विल्मर, ये देखिए, ये देखो, ये अदानी विल्मर 27 जान से 31 जनवरी के बीच में आया था और 8 फरवरी को मार्केट में लिस्टेड हुआ था। कितना रेंज में आया था सर, बताओ मुझे देख के। हेलो, कितना रेंज में आया था? 230। ये रेंज होते हैं, इसको प्राइस बैंड कहते हैं। तो मोटा मोटी मैक्सिमम लोगों ने जो अप्लाई करता है, ज्यादा मतलब मैक्सिमम रेट में ही अप्लाई करता है। 230 कितना शेयर लेना पड़ा है कम से कम, जिसने भी इन्वेस्ट किया? 65 शेयर्स। ओके, तो 65 करके 230 करके 230 इंटू 65, एक लॉट में 65 शेयर कम से कम लेना पड़ेगा। इसको आईपीओ बोलते हैं, फर्स्ट टाइम इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। इनिशियल पब्लिक ऑफर, फर्स्ट टाइम पब्लिक को शेयर ऑफर किया जा रहा है। किसके थ्रू से? सेबी के थ्रू से। कैसे पता चला सेबी के थ्रू से? दिखाते हैं आपको। लेकिन आप अदानी विल्मर का बिजनेस देखो, अदानी विल्मर का बिजनेस में लोगों को इतना कॉन्फिडेंस है, इसके बारे में भी मेरा क्लास में डिटेल्स एनालिसिस था स्टॉक मार्केट में, और बहुत लोगों ने लिया, मैंने भी लिया सर, प्रॉफिट अच्छा खासा चल रहा है। झूठ क्यों बोलूं आपसे? हाँ, झूठ बोलने का तो फायदा नहीं है ना, मतलब कहानी बना के फायदा नहीं है, जो रियल में हुआ है वही बता रहा हूँ आपको। देखो सर, ये शेयर मैंने 230 में लिया था, नॉट जस्ट मी, मेरे सारे स्टूडेंट के पास अदानी विल्मर है, अभी भी है। किसी किसी ने थोड़ा पैसा के चक्कर में सेल कर दिया, क्योंकि अच्छा प्रॉफिट दिया था। कितने दिन में? जनवरी से लेके फरवरी, जनवरी से लेके ये सितंबर चल रहा है, 6 मंथ्स में कंपनी का शेयर 230 से कहां तक पहुंचा था देखो, 840 में। कितना प्रॉफिट सर? 230 से 840, 600 ऑलमोस्ट पर शेयर। अगर किसी ने 65 शेयर में इन्वेस्ट किया था तो 65 इंटू 600 कितना प्रॉफिट कमाया? टेल मी, 65 इंटू 600 कितना प्रॉफिट होता है सर? अरे आप लोग कनेक्टेड हो कि नहीं? 39,000। हाँ सर बोलो। 39,000। 39,000 नहीं, ज्यादा बोल रहे हैं, 3900 होगा, 39,000 हो जाएगा। 600, 665 होना है। 65 शेयर है, 600 करके है पर शेयर का प्रॉफिट। 39,000। 39,000, 65 इंटू, हाँ 39,000, वेरी गुड सर। मतलब एक लॉट में ही। अच्छा, इन्वेस्टमेंट कितना था इसका? 65 इंटू 230 कितना होता है? 4950 14,950 माइनस 39,000, कितना प्रॉफिट कमाया? 24,000 का। ओके सर, ये तो हो गया एक स्टॉक मार्केट इन्वेस्टमेंट का नॉलेज के बेसिस। ऐसा बहुत है। अब आप नहीं तो आप लोगों को लगेगा सर क्या स्टॉक मार्केट में क्या दिखा रहे हो। सर क्या करें, आपको मैं बताना चाहता हूँ कि स्टॉक मार्केट में लोग इन्वेस्ट जब करता है तो उनको नॉलेज होना चाहिए स्टॉक मार्केट के बारे में। ये कोई ग्रीड के हिसाब से नहीं होता है, इट्स अ प्योर नॉलेज। ग्रीडी नहीं बनना है। ज्यादातर लोग क्या है ना, लोभ करता है, लोभ करके मार्केट से नहीं मिलता है कुछ। लोभ करने से पैसा डूबता है और वो लोग जुआ जुआ करता रहता है। वो बोलते हैं कि गैम्बलिंग है, जुआ है, स्पेकुलेशन है। अरे भाई, आप लोग घर पे फॉर्चून तेल खाते कि नहीं खाते? ये अदानी का जो विल्मर का जो ब्रांड है ना, ये फॉर्चून का ब्रांड है सर, फॉर्चून। इसका तेल, आटा, चावल, हाँ तेल तो घर घर में है फॉर्चून का। एक तेल नहीं, एडिबल ऑयल है सर। इसका मेन बिजनेस क्या है? एडिबल ऑयल का। और एडिबल ऑयल में डिफरेंट काइंड ऑफ, सनफ्लावर से लेके मस्टर्ड, मस्टर्ड से लेके सेसमी, सेसमी से लेके ऑलिव, ऑलिव से लेके क्या क्या नहीं करता है, पाम। ये विल्मर एक्चुअली एक इंडोनेशियन कंपनी है, उसके नाम के साथ जोड़ के ज्वाइंट वेंचर में है, इसलिए नाम है अदानी विल्मर। दुनिया भर में तेल बेच रहा है, घर घर में लोग तेल खा रहे हैं, और यहाँ बिजनेस बढ़ रहा है तो इन्वेस्टर इन्वेस्ट करा और पैसा कमाया। अब ये तो रहा
इन्वेस्टर का बात, लेकिन सर इसमें सेबी का रोल प्ले, चलो देखते हैं, हाँ देखते हैं सेबी का रोल प्ले। चलो ये अदानी का मैंने जो आपको दिखाया, ये अदानी जब आया था, अरे सब किसी का भी देख सकते हैं, अदानी का देखो, मैं यहाँ व्यू पे जाता हूँ, मुझे कहाँ लेके जा रहे हैं आप थोड़ा ध्यान से देखो। ये जैसे ही मैंने व्यू किया, आज सेबी का साइड डाउन है क्या, देख रहे हैं सर कहाँ चले गए हम लोग, देखो जहां से मैं आपको कोशिश कर रहा था स्टार्टिंग में, फाइलिंग में जाने का कोशिश कर रहा था ना, हाँ वहीं पर लेके गया, देखो जो मैं आपको स्टार्टिंग में फाइलिंग में जाके दिखाने का कोशिश कर रहा था। ये क्या है, ये क्या है, क्या निकला ये कंपनीज लॉ के हिसाब से होता है, इसको बोलते हैं ट्रप्ट रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस। क्या बोलते हैं इसको, ट्रप्ट रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस। ये सेबी के पास जमा करना पड़ता है, सेबी में ये ड्राफ्ट ऑफर डॉक्यूमेंट सेबी के पास फाइल करना पड़ता है, फिर सेबी परमिशन देता है, फिर सेबी परमिशन देता है। ये देखो अगस्त 3 2021 में सेबी में ये फाइल अदानी ने जमा किया था, अदानी विल्मर ने, अदानी का बहुत सारा ब्रांड है, अदानी विल्मर ने। फिर जाके 2022 में जनवरी में सेबी को शेयर मार्केट से उठाने का परमिशन मिला। सर आप लोग कंपनी अकाउंट्स किए हो बचपन में, कॉलेज में, स्कूल में करते हो कि नहीं करते कंपनी अकाउंट्स में, अरे बाबा कंपनी अकाउंट्स याद करो, क्या पढ़ा कंपनी अकाउंट्स में, बोलो। शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक, सॉरी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन, याद आ रहा है। फिर शेयर Yes, sir. एप्लीकेशन टू अलॉटमेंट, हाँ फिर एप्लीकेशन टू अलॉटमेंट, फिर फर्स्ट कॉल, फाइनल कॉल। उसके बाद अगर अगर मानो कोई शेयर का पैसा जमा नहीं करता है तो क्या करते हैं, अगर कोई कॉल Share मनी, for picture. शेयर फॉर फीचर, वही तो है ये जो है ये प्रोस्पेक्टस है, प्रोस्पेक्टस देख के हम लोग एप्लीकेशन में पैसा जमा करते हैं। ये देखो ये जो ये जो अमाउंट है ये क्या है, ये एप्लीकेशन मनी है। लेकिन आप लोग जब सम्स करते हो तो उसमें ऐसा लिखा होता ना कि शेयर का दाम 10 रुपीज, एप्लीकेशन में 2 रुपीज, अलॉटमेंट में 3 रुपीज, फाइनल कॉल फर्स्ट कॉल में और 3 रुपीज, इस तरह से करते थे ना। लेकिन जब शेयर मार्केट में कंपनी लिस्टेड होता है ना आजकल, और ऐसा नहीं होता, अगर शेयर का दाम 10 टका है ना तो पूरा का पूरा एक ही बार में देना पड़ेगा, वो एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फाइनल कॉल, फर्स्ट कॉल, ये सब नहीं होता है। होता है ये बाद में प्राइवेट कंपनी के अंदर अभी भी चलता है। पब्लिक कंपनी भी जब राइट इशू करता है ना, मतलब जब इंटरनली एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर से पैसा उठाते हैं, तब भी ऐसा करता है कि अभी 10 टका का शेयर है, एप्लीकेशन जमा करो और बाकी अमाउंट धीरे धीरे टाइम बाई टाइम पे करो, वो सिस्टम होता है। बट जब स्टार्टिंग में कोई कंपनी आता है आज के डेट में, ये सिस्टम काम नहीं करता, पूरा का पूरा एक ही बार में देना होगा। जैसे ये अदानी वेलमार्क का फेस वैल्यू है 10 टका के आसपास ही, लेकिन दाम कितने में लिस्टेड हुआ सर, 230 में। तो बाकी एक्स्ट्रा अमाउंट क्या है, 10 टका का शेयर अगर 230 में मार्केट में जा रहा है तो एक्स्ट्रा अमाउंट क्या है, बोलो, अरे बोलो, प्रीमियम है, 120. प्रीमियम, प्रीमियम वैल्यू है वो, मार्केट में बिजनेस का दम के कारण प्रीमियम वैल्यू में बिक रहा है मार्केट में। ये जो पूरा प्रोसेस है ये एज पर कंपनी लॉ होता है, और ये पूरा प्रोसेस किसके पास जमा होता है, सेबी के पास जमा होता है। फिर सेबी में एक्सपर्ट्स हैं जो चेक करता है कंपनी का बिजनेस को। अच्छा इसके अंदर क्या रहता है, ये जो प्रोस्पेक्टस इसके अंदर क्या रहता है, ये प्रोस्पेक्टस के अंदर कंपनी क्या है, क्या काम करता है, कंपनी का पूरा डिटेल्स लिखा होता है। ये मैं आपको कहाँ सिखाऊंगा, कंपनी लॉ के अंदर बताऊंगा। लेकिन एक इंटरेस्टिंग फैक्ट दिखाते हैं चलो। तो फिर आप सोचोगे कि सर तो फिर चार्टर्ड का, सीए का, सीएमए का, सीएस का क्या रोल प्ले है। अब देखो ये रिपोर्ट जो बना है इसका मैं फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन में जाता हूँ। फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन मतलब फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, और फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में मैं आ जाता हूँ। लुक एट सर, ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑडिटेड है सर, किसने ऑडिट किया,
शाह धंधरिया एंड कंपनी LLP, जिसने इसको ऑडिट किया। ठीक है, ये पूरा IPO प्रोसेस का रिपोर्ट जो है, ये रिपोर्ट को कहां कहां सबमिट किया गया? सबसे पहले सबमिट किया गया सर सेबी पे, फाइल्ड विथ सेबी, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। फिर एक्सचेंज में दो बड़ा एक्सचेंज है भारत में, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज एंड नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, उनके पास जमा हुआ, तब जाके ये IPO प्रपोज हुआ। अब इस पूरा खेल में तो चार्टर्ड अकाउंटेंट का रोल प्ले आप देख रहे हो। अच्छा आगे देखें सर, ये जो पूरा कंपनी का PL बैलेंस शीट देख रहे हैं ना आप, जो सेबी चेक करता है, रियल के साथ उसका ऑडिट करता है, एसेट लायबिलिटी देखता है, PL देखता है, इसमें किसका किसका रोल प्ले होता है? देखो सर, जब कंपनी का इंटरनल ऑडिट होता है, किसका किसका रोल प्ले होता है? देखो सर, हर्षिल शाह तो ये तो ऑडिटर है, ये भी चार्टर्ड है, बट ये ऑडिटर है बट आउटसाइडर है, कंपनी के नहीं है। ये इंडिपेंडेंट होते हैं सर, कंपनी का नहीं है, मतलब अदानी में काम नहीं करता, ये अपने फार्म से आता है, आउटसाइडर है, इसको चेक करता है। अच्छा, ये कंपनी का मैनेजिंग डायरेक्टर है, ये कंपनी का डायरेक्टर है, लेकिन इसमें और भी दो रोल प्ले है। देखो, एक दर्शिल लखिया कंपनी सेक्रेटरी, और दूसरा है श्रीकांत की कैनहर या कन्हरी, आई डोंट नो, श्रीकांत कन्हरी। ठीक है, प्रोनाउंसिएशन में भी मिस्टेक हो रहा है, बट ही इज अ CFO। अब CFO का रोल कौन प्ले करता है? या तो चार्टर्ड या तो CMA, या तो चार्टर्ड अकाउंटेंट या तो कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट, जो कंपनी के अंदर का है, दे आर कॉल्ड KMPs, की मैनेजरियल पर्सनल। अब ये सारा रिपोर्ट जमा करके किसका किसका रिस्पॉन्सिबिलिटी है? कंपनी में जमा करने का, सेबी में जमा करने का, BSE NSE में जमा करने का। पहले तो PL बैलेंस शीट बनाओ, फिर इसका लीगलिटी चेक करो। तो लीगलिटी चेक करने के लिए कंप्लायंस का रिपोर्ट किसके हाथ में? CS के हाथ। और इसका जो PL बैलेंस शीट ठीक ठाक से बनाना है किसके हाथ में? CA के हाथ में। ऑडिटर OBCA है बट बाहर से है। और भी काम देखो सर, और भी आप रेस्पॉन्सिबिलिटी देखो। कंपनी का जो डिटेल्स ड्राफ्टिंग होता है कौन करता है? लुक एट सर, ये जो फॉर्च्यून का जो पूरा ड्राफ्टिंग हुआ है, ये लीगल ड्राफ्टिंग बोला जाता है इसको। ये जो ड्राफ्टिंग है, ये ड्राफ्टिंग एज पर कंपनीज एक्ट 32 के हिसाब से होना है, एज पर द रूल्स, मन मर्जी नहीं होता। ये भी CS सबको सीखना पड़ता है, लेकिन इस पे सबसे ज्यादा काम मार्केट में CS करता है। अब आप देखो, जब एक CS, ये देखो कॉन्टेक्ट पर्सन कौन है? दर्शिल लखिया, अभी पढ़े ना, कंपनी सेक्रेटरी एंड कंप्लायंस ऑफिसर। मतलब इस पूरा डॉक्यूमेंटेशन में किसका रोल प्ले है? चेक इट सर, ऑडिट में CA का रोल देखा आपने, फाइनेंशियल ऑफिसर में CA CMA का रोल देखा, ऑडिट में भी, इंटरनल ऑडिट में CA CMA दोनों रोल प्ले करता है। लेकिन इसको ड्राफ्टिंग करने में किसका रोल है? कंप्लायंस किसका रोल है? CS का रोल है। तो सेबी को किसको जवाब देना पड़ेगा? CA CMA को देना पड़ेगा, जो भी काम कर रहे हैं अपने अपने हिसाब से। ट्राई टू अंडरस्टैंड, मैं आपको क्या समझाना चाहता हूँ, रियल लाइफ में कैसे काम होता है वो दिखाना चाहता हूँ आपको, फिर किताबी बात आपको नॉर्मल लगेगा। अच्छा और देखो, ये देखो सर, ये लोग कौन है? कोटक इन्वेस्टमेंट, JP मॉर्गन, बॉफा सिक्योरिटीज, मतलब बैंक ऑफ अमेरिका, क्रेडिट स्विस, यहाँ पर कौन काम करता है? सर यहाँ पर भी CA CMA काम करता है, यहाँ पर भी CA CMA CFA काम करता है। क्या काम करता है सर? अदानी वेलमार को जितना अमाउंट ऑफ मनी मार्केट से विड्रॉल करना था, कितना अमाउंट ऑफ मनी था सर? 3,500 करोड़, 3600 करोड़ का पैसा उनको चाहिए था, 3,500, बिग बिजनेस, 3,500 करोड़। ये पैसा कौन उसको रेज करके देगा जानते हो? पैसा पब्लिक ही है देगा, इन्वेस्ट करेगा, जैसे मैंने इन्वेस्ट किया, मेरे स्टूडेंट्स ने इन्वेस्ट किया, और भी ऐसे लाखों करोड़ों लोगों ने इन्वेस्ट किया। लेकिन ये इन्वेस्टमेंट प्रोसेस कैसे चलेगा, ये इसका एडवर्टाइजमेंट कैसे होगा, इसका पूरा लीगल प्रोसीजर कैसे होगा, ठीक है,
इसके लिए जो कंपनी काम करता है इनको कहा जाता है इन्वेस्टमेंट बैंकर या मार्चेंट बैंकर। इनको BRLM भी कहा जाता है, बुक रनिंग लीड मैनेजर। जैसे कोटक, बड़े बड़े फाइनेंशियल फर्म्स है सर, यहाँ पर जॉब करने के लिए आप लोगों का ड्रीम होता है, JP मॉर्गन में जॉब मिला है, बैंक ऑफ अमेरिका में, कोटक इन्वेस्टमेंट में, ICICI सिक्योरिटीज में, HDFC बैंक, BNP पारिबास, क्रेडिट स्विस। ये लोग कौन है? ये जो 3,500 करोड़ मार्केट से रेज करेगा, बदले में ये क्या लेगा? कमीशन लेगा। लिंक टाइम कौन है? रजिस्टर है। इस पूरा प्रोसेस का जो डिटेल्स है ना, इसमें CS का लिंक टाइम वगैरह में कंपनी सेक्रेटरी लोग काम करता है। ये लिंक टाइम रजिस्टर है, मतलब रजिस्ट्रेशन प्रोसेस में पूरा डिटेल्स को देखता ही है कि लिस्टिंग किसको मिला है, किसको शेयर दिया गया है, किसको नहीं मिला है, जिसको नहीं मिला उसका पेमेंट वापस किया जाएगा। ऐसे डिफरेंट रोल प्ले होता है। ये सब धीरे धीरे समझ में आ जाएगा आपको, ठीक है? तो इट्स बिग रोल सर, ये कोई छोटा मोटा एरिया नहीं है। मैं आपको एक बात करने गया, 1000 बात निकल के आया। आप शायद सोच रहे हो कि इतना बड़ा समुंदर, अरे सर समुंदर कुछ नहीं है, जस्ट एक बार देखो ना, देखने में क्या क्या चला जाता है, ठीक है? जस्ट एक बार देखो ठीक से कि कहाँ जाना है आपको सर। तो फिर अब सेबी में आ जाए वापस। यस चलो सर, अब देखो सेबी, सेबी में ऐसा एक नहीं, ऐसे हजारों कंपनी आता रहता है, लाखों कंपनी आता रहता है। और सिर्फ शेयर ही नहीं, अब आप बोलोगे सर आपने बोला था शेयर, बॉन्ड, डिवेंचर, चलो वो भी दिखा देते हैं आपको। मैं नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के साइड में जा रहा हूँ सर। अगर हम लोग यहाँ पर थोड़ा सा नजर दे, यहाँ पर इक्विटी दिख रहा है, डेरिवेटिव छोड़ो, अभी समझ में नहीं आएगा आप लोगों को। ये भी सिक्योरिटीज है एक तरह का, बट इट्स डिफरेंट। फ्यूचर एंड ऑप्शन मार्केट बोला जाता है। स्टॉक मार्केट में इसका भी स्पेशल क्लास होता है और काफी अच्छा मार्केट जॉब भी है, बट उसको अभी नहीं समझना है, अभी छोड़ो। अभी मैं आपको बॉन्ड मार्केट में लेके जाना चाहता हूँ। रुक जाओ सर। देखो सर, ये बॉन्ड मार्केट है, बॉन्ड या डिवेंचर। कौन इशू करता है? कौन इशू करता है? कंपनी इशू करता है, प्राइवेट कंपनी, गवर्नमेंट कंपनी, कोई भी कर सकता है। ये देखो सर क्या होता है इसमें, आप लोग इसके अकाउंटेंसी किए हो सर, स्कूल में भी, कॉलेज में भी किए हो। जो लोग कॉलेज किया, जो लोग स्कूल में पढ़ा है, आप लोग ऐसे करते थे, 14% डिवेंचर, कंपनी इशू 14% डिवेंचर, ऐसा पढ़ा है कि नहीं पढ़ा? टेल मी ना। 13% डिवेंचर, ऐसा पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है? बोलो यस ना सर। ये देखो सर, ये इसका एक्चुअल मार्केट है। आपने जो पढ़ा उसका रियल मार्केट देखो कहाँ होता है, कैसे होता है। ऐसे ही क्वेश्चन थोड़ी ना सॉल्व किया आप लोगों ने, या अभी भी करोगे आगे जाके। जो लोग कॉलेज में अभी पढ़ रहे हैं वो लोग पर कॉलेज में भी करेगा, और CA CME के एजुकेशन में तो करना ही है। लेकिन आपको मैं बस ये दिखाना चाहता कि देखो यहाँ पर क्या है, बॉन्ड है, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। ये दोनों ही सरकार या प्राइवेट या गवर्नमेंट कंपनीज पब्लिक से लोन लेता है। क्यों? उनके बिजनेस पे लगाने के लिए। मैं आपको बोला ना, एक लोन कैपिटल, एक ओन कैपिटल। ओन कैपिटल में जैसे आपको शेयर मार्केट समझा रहा था अभी, और लोन कैपिटल में ऐसे बॉन्ड, डिवेंचर, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, ये सब इशू करता है। चलो एक एग्जांपल के लिए एक कंपनी दिखाते हैं आपको। NHAI का नाम सुना आप लोगों ने? नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जो हाईवे बनाता है सर, NHAI, नाम सुना है कि नहीं? अरे हम लोग जब हाई रोड में चलते हैं, वो रोड कौन बनाता है? नेशनल हाईवे बनाता है सर। तो ये गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है। लेकिन वो यहाँ पर देखो, यहाँ पर देखो सर, इनटू सीरीज है, ये रेगुलर बॉन्ड है। रेगुलर मतलब टैक्स फ्री नहीं है,
मतलब रेगुलर में टैक्स फ्री नहीं होता, जो टैक्स फ्री होता है उसमें लिखा रहता है टैक्स फ्री है, मतलब इन्वेस्टमेंट करोगे जो इनकम होगा वो टैक्स फ्री है, रेगुलर में टैक्स देना पड़ता है। कितना कूपन रेट है, कूपन मतलब इंटरेस्ट, कितना मिनिमम फेस वैल्यू है 1000, मार्केट में ट्रेड होता है तो 1212 चल रहा है, 1212 दाम चल रहा है, जो इसका दाम एक्चुअल में स्टार्टिंग में 1000 था, बट क्योंकि NHI है इसका थोड़ा प्रीमियम होता है हमेशा, क्योंकि ये पब्लिक को सही रिटर्न देता है और मार्केट में इसका काफी डिमांड होता है, तो डिमांड के कारण 1000 का चीज 1212 में मार्केट में चल रहा है। वैल्यू कितना है, 10 लाख के 10.4 लाख के आसपास का वैल्यू है, और वॉल्यूम कितना है, 828 शेयर्स का वॉल्यूम है। अब वो सब धीरे धीरे समझ में आएगा, बट इतना समझो कि आज अगर किसी को इसमें इन्वेस्ट करना है तो कम से कम 1 यूनिट लेना है तो 1212 खर्चा करना, 1 यूनिट डिवेंचर का दाम है। आप इन्वेस्ट करके रख सकते हो, इसमें रेटिंग एजेंसी रेटिंग दिया है। कब ये मैच्योर कब होगा, 25 जनवरी 2027 को इसका मैच्योरिटी आएगा। 4 साल 5 साल लंबा टाइम के लिए होता है सर, और आपको 8.5% के आसपास इंटरेस्ट मिलेगा, और साथ में जो 1212 अगर 1300-1400 में आ जाए तो वो रिडीमेबल वैल्यू जो होगा उस टाइम पे, नॉट नेसेसरीली फेस वैल्यू, रिडेम्पशन वैल्यू। आप लोग पढ़े हो डिवेंचर में, आगे भी पढ़ोगे सर, जब आगे आगे ये सब पढ़ोगे ना, डिवेंचर अकाउंट्स वगैरह करोगे तो ये सब और समझ में आएगा, वो अकाउंटेंसी में ये सब सिखाया जाता है। लेकिन रियल लाइफ में इस तरह से कंपनी डिवेंचर इशू करता है, बॉन्ड इशू करता है, शेयर इशू करता है, इसका जो पूरा रोल प्ले है ये सेबी के थ्रू से होता है। बोलो सर, समझ में आया बड़ा पिक्चर, कैसे गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस बिजनेस को हेल्प कर रहा है। हेलो, बोलो सर बोलो, आप लोग कुछ समझ पा रहे हैं कि नहीं पा रहे? अरे बोलो, कुछ दिमाग में गया कि नहीं? वैसे आजकल बड़ा फेमस फेमस साइट है सर, जीरोधा ग्रो ये सब बोल के, जीरोधा कॉइन में लोग जाता है ना, वहां पर जाके डायरेक्टली ले लेता है। ठीक है, यहाँ पर लॉगिन नहीं है, लॉगिन करने से मैं एक्सप्लोर में जाता हूँ लॉगिन बिना करके। ये देखो, अगर किसी को म्यूचुअल फंड लेना है तो म्यूचुअल फंड के थ्रू से शेयर में भी इन्वेस्ट हो सकता है, बॉन्ड में भी इन्वेस्ट हो सकता है, ये पब्लिक के लिए है। लेकिन पब्लिक जो पैसा दे रहा है किसको दे रहा है, कंपनी को दे रहा है। कंपनी वो पैसा लेके क्या करेगा, कंपनी उसको अपना कैपिटल मानेगा, बिजनेस करेगा और पब्लिक को रिटर्न देगा। सर लॉस भी हो सकता है, यस, सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क, बिजनेस है। गवर्नमेंट बॉन्ड, कॉर्पोरेट बॉन्ड, ये क्या है, ये लोन है। गवर्नमेंट अलग अलग तरीका का लोन इशू करता है, ये देखो टी बिल्स, ये गवर्नमेंट ट्रेजरी बिल का लोन है, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डेटेड बॉन्ड्स, ठीक है, स्टेट स्टेट डेवलपमेंट लोन्स, सरकार इशू करता है, सरकार को पब्लिक पैसा देता है, बड़े बड़े कंपनीज पैसा देता है, बदले में इंटरेस्ट में इनकम करता है। कॉर्पोरेट बॉन्ड्स, इसमें प्राइवेट कंपनीज जो है वो कॉर्पोरेट लेवल में अपना बॉन्ड इशू करता है, बॉन्ड मतलब लोन। ठीक है, मानो कंपनी ने बोला कि मिनिमम 5 लाख का बॉन्ड लो, हम आपको 8% इंटरेस्ट देंगे, 4 साल बाद रिडीम करेंगे। काफी रिस्क फ्री होता है, शेयर मार्केट से थोड़ा रिस्क फ्री होता है, लेकिन शेयर मार्केट में जैसे रिटर्न आपने देखा ना, 400-500% रिटर्न, 15,000 लगा के 6 महीने में 40,000 इनकम हुआ है। इतना इनकम यहाँ नहीं हो सकता, यहाँ पर एक स्टैंडर्ड लेवल में होता है, बैंक से ज्यादा होता है, बैंक FD वगैरह से ज्यादा होता है। लेकिन ये जो पूरा आपको मैं कोशिश कर रहा हूँ 2-3 मिनट, एक आधा घंटा 45 मिनट्स में एक ओवरव्यू देने का कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन ये सारा काम सेबी करता है। हाँ, धीरे धीरे अगर आप लोग म्यूचुअल फंड क्लास करते हो, स्टॉक मार्केट क्लास करते हो, तो आपको सारा चीज धीरे धीरे समझ में आ जाएगा कि एग्जैक्टली कैसे काम करते हैं। जो लोग नॉर्मली मोटा मोटी जानना चाहता है उनको ये सब डिटेल्स धीरे धीरे मौका मिल जाता है। ये देखो सर, ये एक म्यूचुअल फंड फैक्ट शीट्स है, ये मैं म्यूचुअल फंड एंड स्टॉक मार्केट क्लास में डिस्कस करता हूँ। पराग पारिक बोल के एक कंपनी है, ठीक है, इसमें कुछ इन्वेस्टमेंट था स्टूडेंट्स का, मेरा भी था, तो इसलिए मैं सोचा कि इसके बारे में बहुत बार मैंने डिस्कस किया। तो इसका अलग अलग फंड चलता है, ठीक है। तो म्यूचुअल फंड कैसे किया, म्यूचुअल फंड कंपनी अपना जितना पैसा है, जैसे इसके पास कुल मिला के 20,000 करोड़ इनके पास आया है, कैसे आया, पब्लिक ने दिया,
पब्लिक इनको दिया, ये अपना पैसा 20,000 करोड़ शेयर में भी इन्वेस्ट किया। ये देखो कहाँ इन्वेस्ट किया, शेयर। किसका शेयर है? कुछ इंडियन कंपनी है, आईटीसी है, बजाज है, एक्सिस है, हीरो मोटर है, आईसीआईसीआई बैंक है, एचडीएफसी है, इंडियन एनर्जी है, एचसीएल है, सेंट्रल डिपोजिटरी लिमिटेड है। अब ये देखो, ये सेंट्रल डिपोजिटरी सर्विस लिमिटेड, ये कौन है? ये सेबी का ही एक ऑर्गेनाइजेशन है सर। मतलब आप ऐसा बोलो कि सेबी का डॉटर या सेबी का सन बोल सकते हो आप। मतलब ये सेबी के साथ ही काम करता है। इनका नाम क्या है? इनका नाम है सीडीएसएल। इसका और एक भाई है, भाई या बहन जो भी बोलो, सीडीएसएल एनएसडीएल। क्या करता है जानते हो? चलो बता देते हैं, जनरल नॉलेज भी है और साथ में कमर्शियल नॉलेज भी है। इसका शेयर मार्केट में भी बिकता है, सेंट्रल डिपोजिटरी सर्विस लिमिटेड। एंड सीडीएसएल का मतलब है सेंट्रल डिपोजिटरी सर्विस लिमिटेड। सीडीएसएल सेंट्रल डिपोजिटरी सर्विस लिमिटेड, और एक होता है सर इसका एक दूसरा है एनएसडीएल, नेशनल सिक्योरिटी डिपोजिटरी लिमिटेड। ये सेबी का नाम क्या है? सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। इसका नाम क्या है? नेशनल सिक्योरिटी डिपोजिटरी लिमिटेड। गवर्नमेंट का है, सेबी के अंदर ही चलता है। सर हम लोग जो शेयर मार्केट में पैसा इन्वेस्ट करते हैं, हमारा शेयर डीमैट अकाउंट के थ्रू से होता है सर, है ना। हम लोग का पैसा डीमैट के थ्रू से टैकल होता है, और ये डीमैट इनके पास होता है, या तो एनएसडीएल के पास या तो सीडीएसएल के पास। जब आप लोग सीएस एग्जीक्यूटिव सीएसईएम में फाइनल पढ़ोगे ना, तो वहां पर आप लोग को सिक्योरिटी लॉ पढ़ना पड़ेगा, या जब आप लोग शेयर मार्केट के बारे में भी पढ़ोगे, सेबी का भी कोर्स करोगे, तो वहां पर आपको सिक्योरिटी लॉ पढ़ना पड़ता है। सीएसईएम को भी पढ़ना पड़ता है, एनआईसीएम के लिए भी पढ़ना पड़ता है। तो वहां पर ये सब पता जाता है कि किस तरह से सिक्योरिटी डिपोजिटरी लिमिटेड के थ्रू से हमारा शेयर सेफली मैनेज होता है, डीमैट अकाउंट कहाँ मैनेज होता है। ठीक है, तो ये भी सेबी का ही एक काम है सर। अब ये सब जो मैं आपको बता रहा था, ये बेसिकली एक कंप्लीट डिस्कशन था। अब आप एक बार सेबी के जाओ और फटाफट एक बार चेक करो तो सर कि क्या है सेबी। Security Exchange Board of India was established by Government of India on 12th of April 1988. Is a given statutory power in 1992. Statutory power इनके पास with SEBI Act 1992 पार्लियामेंट में पास हुआ। SEBI Act 1992 has come into force from effect of 30th January 1992. तो SEBI एक एक्ट है, गवर्नमेंट का एक्ट है, सेंट्रल गवर्नमेंट का। 1992 30th जनवरी से SEBI एक्ट बनके हमारे देश में बिजनेस को चलाने के लिए आया है सर। आप डिटेल्स और जानकारी ले सकते हो सेबी के साइड में जाके, बट हम लोग यहाँ पर नोट्स में जितना देख रहे हैं आपको बता रहे हैं सर। ये ओवरव्यू कॉन्सेप्ट है। सेबी क्या है? अथॉरिटी टू रेगुलेट। अब देखो, अब पढ़ो, बस पढ़ के ही देखो समझ में आ जाएगा। सेबी इज एन अथॉरिटी टू रेगुलेट एंड डेवलप द इंडियन कैपिटल मार्केट, प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ इन्वेस्टर्स। अब इसमें मैं क्या बताऊँ और आपको, इतना देर से जो इतना स्टोरी सुनाया, रियल लाइफ स्टोरी सुनाया आपको, कम है क्या? जस्ट सोचो एक बार, मैं आपको कैपिटल मार्केट का ही बात कर रहा था कि कंपनी को चाहिए कैपिटल, वो लोन उठाते हैं, वो ओन उठाते हैं। ओन कैपिटल मतलब शेयर, लोन कैपिटल मतलब लोन। इसमें क्या आता है? डिवेंचर आता है, बॉन्ड आता है, एटसेट्रा। शेयर भी दो तरह का, इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर, सब मिला के क्या हो गया? कैपिटल मार्केट। किसका पैसा है? पब्लिक का पैसा। या तो पब्लिक डायरेक्टली जमा करता है, या तो पब्लिक डायरेक्टली जमा करता है, या फिर पब्लिक म्यूचुअल फंड के थ्रू से देता है। ये देखो, जब पब्लिक को खुद से समझ में कम आता है या समय नहीं है, इतना कौन टाइम दे, बिजी रहता है, तो वो म्यूचुअल फंड कंपनी को दे देता है। ये लोग कौन है? एसेट मैनेजमेंट कंपनी। क्या करता है? ये देखो, 20,000 करोड़ का पूल ऑफ फंड इनके पास है। क्या किया? इतना पैसा को लेके शेयर में इन्वेस्ट कर दिया। 20,000 करोड़ का 66% इंडियन स्टॉक में है सर। बाकी कुछ फॉरेन मार्केट में भी है। फॉरेन मार्केट जैसे कि कुछ यूएस कंपनी में और जापानीज कंपनी में इन्वेस्टमेंट है, जैसे कि अल्फाबेट। अल्फाबेट कौन? गूगल। गूगल का एक्चुअल नाम है अल्फाबेट। माइक्रोसॉफ्ट में भी है,
अमेजन में भी पैसा इन्वेस्टमेंट है। मेटा, मेटा मतलब फेसबुक, इसमें भी 20,000 करोड़ का 6% समथिंग इन्वेस्टमेंट है। सुजुकी मोटर कहाँ का है? जापान का, इसमें भी इन्वेस्टमेंट। सर बाकी डेब्ट एंड मनी मार्केट में है 4-5%। डेब्ट मनी मार्केट मतलब गवर्नमेंट बॉन्ड वगैरह ये सब। जब म्यूचुअल फंड का क्लास करोगे या म्यूचुअल फंड का कोर्स करोगे, मैंने रिसेंटली म्यूचुअल फंड का कोर्स कंप्लीट किया, तो उसमें म्यूचुअल फंड का डिटेल्स बताया गया है कि कैसे म्यूचुअल फंड चलता है, कैसे म्यूचुअल फंड कमाते हैं, कैसे म्यूचुअल फंड पब्लिक को इन्वेस्टमेंट करा के उसको रिटर्न प्रोवाइड करता है, उसमें डेब्ट क्या है, सिक्योरिटीज क्या है, कितना तरह का फंड होता है। जैसे इस फंड का क्या नाम है, फ्लेक्सी कैप, इसका क्या मतलब है, ये सब समझाया जाता है सर वहां पर। एक दूसरा फंड देखो, हाइब्रिड फंड, इसमें क्या है, इक्विटी भी है डेब्ट भी है, इसमें डेब्ट ज्यादा है। ये देखो इसमें कितना फंड है, इसमें टोटल इसके पास 692 करोड़ है, 692 करोड़ का फंड जुगाड़ किया, 12% शेयर में दिया है, बाकी पैसा बॉन्ड में है, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। गवर्नमेंट सिक्योरिटीज थोड़ा सेफ है, डूबेगा नहीं, पैसा मार्केट में डूबेगा नहीं। जब शेयर मार्केट में थोड़ा सा बिजनेस का मैटर है सर, बिजनेस अगर खराब जाए तो रिटर्न खराब आएगा। लेकिन गवर्नमेंट का जो लोन है, ये पैसा देखो कहां कहां जा रहे हैं, दिखाई दे रहा है आप लोगों को? हेलो, दिखाई दे रहा है कि नहीं? राजस्थान गवर्नमेंट ने 8%, केरला गवर्नमेंट ने 8%, उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट 7.92% की इंटरेस्ट पे आपको पैसा देने का वादा किया है। सोवरिन है, सरकारी है, तो डिफॉल्ट होने का चांसेस ही नहीं है। इसमें कम से कम 60-70% इन्वेस्टमेंट है 600 करोड़ का। ये देखो 75%, ये डेब्ट फंड है। ऐसा बहुत सारा डिस्कशन है। प्राइवेट कंपनी में डिपॉजिट भी होता है, HDFC बैंक में डिपॉजिट है। ये क्या है, ये म्यूचुअल फंड के थ्रू से है। टीवी में ऐड देखते हो ना सर, म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट इज सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क, प्लीज रीड ऑल स्कीम रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स केयरफुली। ऐड देखा है कि नहीं देखा? अरे बोलो सर, आप यस लोगों सर। को बात समझ में आ रहा है ना? हाँ, प्लीज रीड ऑल स्कीम रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स केयरफुली, तो नॉलेज के साथ आना चाहिए। तो बेसिकली मेरा कहने का मतलब क्या था, इतना सारा बात कहने के पीछे क्या मेरा ऑब्जेक्टिव क्या था, कि अल्टीमेटली सेबी इंडियन कैपिटल मार्केट को, इन्वेस्टर का इंटरेस्ट को, इंटरेस्ट मतलब इन्वेस्टर जो इतना विश्वास के साथ मार्केट में पैसा लगाते हैं, ताकि उनका पैसा, जरूरी नहीं कि देखो रिटर्न मिले ना मिले, वो तो सब्जेक्ट टू बिजनेस है, सब्जेक्ट टू इन्वेस्टमेंट है, बट एटलीस्ट आपका पैसा एक सही हाथ में रहे, सही तरह से मैनेज हो, आपको पैसा को लेके लोग गलत काम ना करें। तो कंट्रोलर ऑफ कैपिटल इश्यूज हैज बीन रिपील्ड बाय सेबी, एन अथॉरिटी अंडर कैपिटल इशू कंट्रोल एक्ट 1947। मतलब भारत का पूरा कैपिटल मार्केट, भारत में जो लोगों का पैसा मार्केट में आता है, चाहे वो इंश्योरेंस के थ्रू से हो, चाहे वो म्यूचुअल फंड के थ्रू से हो, चाहे वो डायरेक्टली डायरेक्टली आए, सारा कैपिटल मार्केट को कंट्रोल करने का रिस्पॉन्सिबिलिटी सेबी का है। वेस्ट बंगाल में कुछ दिन पहले कुछ स्कैम हुआ था, शारदा स्कैम, रोज वैली स्कैम, सुना है कि नहीं सुना? सुने होंगे आप लोग। हाँ चिट सर। फंड, चिट फंड स्कैम, वेस्ट बंगाल में, ओडिशा में, आसाम में, बिहार में भी इसका इफेक्ट दिया था सर। चिट फंड गलत काम नहीं है, CHIT है चिट, चिट का मतलब होता है स्मॉल। आप लोग कई बार गलत समझते हो, चीट मतलब CHEAT, चीट समझ लेते हो। क्या हो गया ना, चीट फंड चीटिंग कर रहा है बोल के ऐसा लगता है, बट प्रॉब्लम इज दैट सेबी उस टाइम पे बोला था, ये शारदा रोज वैली, ये स्टेट गवर्नमेंट को बोला था सर, क्या बोला था, कि दे आर नॉट कंट्रोल्ड बाय सेबी, सो आप लोग इसको बैन कीजिए। पर स्टेट गवर्नमेंट ने नहीं सुना, वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट ने नहीं सुना, वेस्ट बंगाल फिल्म इंडस्ट्री ने नहीं सुना। वेस्ट बंगाल फिल्म इंडस्ट्री है ना सर, अरे बाबा, जिसको हम लोग बंगाल का टॉलीवुड बोलते हैं, ऐसे टॉलीवुड का मतलब तमिल फिल्म इंडस्ट्री, ठीक है, बट ये बंगाली फिल्म इंडस्ट्री, शारदा स्कैम का जो कॉन्सेप्ट है ना, शारदा स्कैम या रोजवैली स्कैम जो हुआ सर, ये पैसा स्टेट गवर्नमेंट के साथ, ये पैसा स्टेट गवर्नमेंट के साथ
बेसिकली फिल्म इंडस्ट्री तक पहुंचा है। फिल्म प्रोड्यूसर वेस्ट बंगाल में जो फिल्म बंगाली फिल्म इंडस्ट्री का जो प्रोड्यूसर्स लोग हैं वो लोग इस स्कैम के साथ जुड़ा हुआ है। पब्लिक का पैसा इन लोगों को पास मिला, पब्लिक को डबल रिटर्न देने का वादा किया गया। सेबी इसमें नहीं था, सेबी इसमें नहीं था। कंसोर्टियम कंपनी जैसे पॉन्जी स्कीम, ठीक है। पॉन्जी का मतलब क्या होता है? ये पॉन्जी एक्चुअली इस मैटर को देखा था कि जिसमें बेसिकली पॉन्जी का नाम से फ्रॉड दैट lures investors and pays profits to earlier investors with funds from more recent investors। ये एक तरह का फ्रॉड है। और इटालियन बिजनेसमैन चार्ल्स पॉन्जी ने इस चीज को मैटर को देखा था, बोल के उसको पॉन्जी स्कीम भी कहा जाता है। इसमें कुछ घोटाले में नाम आया था सुदीप्त सेन, हाँ, देवजानी, ठीक है, कुणाल घोष, ये सब अभी भी सीना तान के घूम रहा है। जेल भी हुआ था फिर भी सीना तान के घूम रहे, पॉलिटिकल बैकिंग है। लेकिन सर किसका क्या है इससे फर्क नहीं पड़ता। 200 से 300 बिलियन इतना कलेक्शन किया था, 1.7 मिलियन डिपोजिटर्स इन्वेस्टमेंट किया था और भी ज्यादा। बट पॉलिटिकली इतना सारा पैसा, 200-300 बिलियन का पैसा मजाक नहीं है। बड़े बड़े नाम है सर करंट गवर्नमेंट लेवल का। कहने का मतलब यह है कि सब पॉलिटिकल बैकिंग है। अब देखो कहां से कहां पहुंचते हैं। बट मेरा कहने का मतलब यह है कि ये सब पैसा गया कहां, ये सब पैसा कहां गया। सर मैं बोला ना आपको, ये सब गलत तरीके से पैसा का मिसयूज किया गया। ये देखो, देख रहे हो सर क्या बता रहे हैं? The frontline companies controlled money from the public by issuing secured debentures and redeemable preferential bonds under Indian Security Regulations Act। लेकिन ये सब चीज में जो ऑडिट वगैरह होना चाहिए था, ये सब चीज नहीं हुआ था। सेबी कॉन्फ्रंटेड शारदा ग्रुप अडॉप्टेड बाय ओपनिंग 200 न्यू कंपनीज। सेबी इनको कॉन्फ्रंट किया था, उसके बाद भी सेबी का बात गवर्नमेंट ने नहीं सुना। और फिर अभी भी कोर्ट में केस चल रहा है, देखते हैं कहां तक जाता है। मैं आपको बोला ना कहां कहां से, वेस्ट बंगाल, झारखंड, आसाम, छत्तीसगढ़, इतना सारा जगह में ये सब पैसा रेज किया गया। इसमें दुबई का भी लिंक है, टॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री का भी लिंक है, इवन बॉलीवुड का भी लिंक है। इतना सारा खबर है आपको मैं क्या बताऊं। लेकिन ये सब क्या है, ये इन्वेस्टर को प्रोटेक्शन नहीं मिला अल्टीमेटली, सेबी के कहने के बाद भी नहीं मिला। तो गवर्नमेंट अगर साथ नहीं देगा तो क्या चलेगा सर। गवर्नमेंट को सिर्फ अपना वोट बैंक चाहिए, गवर्नमेंट को सिर्फ अपना गलत तरीके का पैसा चाहिए, तो गवर्नमेंट कैसे अच्छा काम करेगा। करप्शन कम होना चाहिए। जो भी हो अल्टीमेटली बंद हुआ है, ऐसा चीज और नहीं बनेगा मुझे जितना लगता है, क्योंकि बहुत प्रॉब्लम क्रिएट किया गया है। अब कुछ और लोगों को अगर थोड़ा जेल में डाल दिया जाए ना, तब ये लोग सुधर जाएगा। बहुत ज्यादा उड़ रहा है सर ये, मतलब उसको ना पंख काटना पड़ेगा, उड़ना नहीं है, थोड़ा सीधा सीधा काम करना चाहिए। तो सेबी क्या करता है समझ रहे हैं ना आपको। सेबी का हेडक्वार्टर कहाँ है? बॉम्बे में है सर। बॉम्बे में इसका मेन हेडक्वार्टर है, और नॉर्दर्न हेडक्वार्टर, साउदर्न हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है, कोलकाता में है, चेन्नई में है, अहमदाबाद में है, इस तरह से। मतलब ईस्टर्न हेडक्वार्टर कोलकाता, नॉर्दर्न हेडक्वार्टर दिल्ली, वेस्टर्न हेडक्वार्टर मुंबई, बट मेन हेडक्वार्टर बॉम्बे, ठीक है। कंट्रोलर ऑफ कैपिटल इशू, मतलब भारत में पूरा कैपिटल इशू का कंट्रोलर यही है। रेगुलेटरी अथॉरिटी बिफोर सेबी केम इनटू एग्जिस्टेंस, जो पहले था सीसीआई था, बट बाद में सेबी हो गया। सेबी इज मैनेज्ड बाय ए बोर्ड व्हिच कंसिस्ट ऑफ द फॉलोइंग। कौन रहता है इसमें? चेयरमैन हु शैल बी अपॉइंटेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफिसर्स होते हैं। ही शैल बी ए पर्सन ऑफ एबिलिटी, इंटीग्रिटी एंड स्टैंडिंग ऑफ द फील्ड ऑफ। अच्छा देखो, अगर सेबी में जाना है किसी को तो उसके अंदर क्या नॉलेज होना चाहिए। अगर किसी को सेबी का चेयरमैन बनना है तो कौन सा फील्ड में जाना चाहिए? देखो, सिक्योरिटी मार्केट मतलब शेयर मार्केट, जो आपको मैं इतना देर से समझा रहा था, लॉ, फाइनेंस, अकाउंट्स, इकोनॉमिक्स, एडमिनिस्ट्रेशन। अगर आप इस फील्ड से जुड़े हुए हो तो आप सेबी में जाके चेयरमैन बनने का कर सकते हो। नॉलेज होना चाहिए, साथ में इंटीग्रिटी होना चाहिए, है ना, ऑनेस्टी होना चाहिए। Two members from amongst the officials of the Ministry of Central Government dealing with the finance and administration of the Companies Acts, who shall be nominated by central government.
1 member from amongst the official of RBI who shall be nominated by RBI. 5 other member out of which the last 3 member shall be full time member. मतलब सेबी का मोड कैसे देखने में होता है, जो 5 मेंबर होते हैं उसमें से जो 3 मेंबर है कम से कम वो होल टाइम होना चाहिए, पार्ट टाइम नहीं. Who shall be appointed by central government and they shall be persons of ability, again same concept, integrity, standing in the field of share market and security market, law, finance, accounts, economics, administration. इतना नॉलेज का एरिया होना चाहिए, तब जाके वो सेबी में बोर्ड में जा सकता है या सेबी में जॉब कर सकता है. तो आप लोग, इसीलिए मैं बोलता रहता हूँ कि अलॉन्ग विथ योर CA में जहां पर आप अकाउंट्स का एक्सपर्ट्स, फाइनेंस का एक्सपर्ट्स तो बन ही रहे हो, साथ में शेयर मार्केट का, NISM का पढ़ाई भी करते रहो. ठीक है, तो आपको मौका मिलता रहेगा, आपको मौका मिलता रहेगा. RBI भी नॉमिनेट करता है, मतलब ये पूरा कनेक्टेड है सर. बस नॉलेज बिल्डअप करते रहो, कहाँ से क्या मौका आएगा तो किसको पता. फंक्शंस के बारे में ऑलरेडी बता दिया आपको. द प्रीएम्बल ऑफ सेबी क्या बताता है? टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ इन्वेस्टर्स इन सिक्योरिटीज, to promote the development and regulate the share market and security market and for matters connected therewith or incidental thereto. मतलब उसके साथ जुड़ा हुआ बाकी चीजें. SEBI has to be responsive to the needs of the 3 groups. The issuer of security, मतलब जो शेयर या बॉन्ड इशू करता है, जो इन्वेस्ट करता है, और बीच में जो मार्केट में बैंक है, म्यूचुअल फंड्स है, FII, NII है, मतलब इंस्टीट्यूशनल लेवल, मतलब जो इंटरमीडिएरी का रोल प्ले करता है, जो बीच में होता है, जैसे कि BSE, NSE, ये सब कौन है? बीच में है. ब्रोकर, सब ब्रोकर. ये ब्रोकर मतलब कोई कोई घर का ब्रोकरी वाला ब्रोकर नहीं रे बाबा, कि रियल एस्टेट ब्रोकर या फिर रेंटिंग ब्रोकर का जो काम हम लोग देखते हैं कोलकाता में, वैसा ब्रोकर नहीं. शेयर मार्केट ब्रोकर नॉलेजेबल लोग कर सकता है, पैसा भी चाहिए और थोड़ा नॉलेज भी चाहिए, और साथ में एग्जाम भी पास करना पड़ता है NISM का, तब जाके आप ब्रोकर बन सकते हो. तो सेबी इन सबको देखता है, तब जाके वो सेबी है. सेबी हैज 3 फंक्शंस. सेबी के 3 फंक्शंस है एज पर लॉ: क्वासी लेजिस्लेटिव, क्वासी जुडिशियल, क्वासी एग्जीक्यूटिव. सेबी ड्राफ्ट रेगुलेशन लेजिस्लेटिव कैपेसिटी में. आप चाहो तो सेबी के साइड में जाके डिटेल्स लॉ पढ़ सकते हो, या फिर जब इंटर या फाइनल का पढ़ाई करोगे, एग्जीक्यूटिव या फाइनल का पढ़ाई करोगे, तब आपको सेबी लॉ पढ़ना पड़ेगा, सेबी लॉ पढ़ना पड़ेगा. क्वासी जुडिशियल, सेबी passes ruling and order in judicial capacity, and quasi executive, सेबी conduct investigation and enforcement action in its execution function. मतलब जब जरूरत पड़ेगा सेबी इन्वेस्टिगेशन का भी काम कर सकता है, और जो भी कंपनी फ्रॉड करता है पब्लिक के साथ उनको जेल, जो चार्टर्ड अकाउंटेंट फ्रॉड करेगा उनको जेल, सब कुछ कर सकता है. जो कंपनी सेक्रेटरी फ्रॉड करेगा उनको भी जेल. ठीक है, मतलब जो पावर, जो कंपनी में पावर में होता है वही तो फ्रॉड करता है. और सेबी को अगर ये बात पता चल जाता है, इन्वेस्टमेंट करने के बाद, इन्वेस्टिगेशन के बाद उनको सजा देने का अधिकार भी, मतलब इन्वेस्टिगेशन का अधिकार सेबी के पास है. कोर्ट में लेके जाएगा, प्रूफ कराएगा और आपको डालेगा. तो सेबी इज अ वेरी वेरी पावरफुल ऑर्गेनाइजेशन. देयर इज एन अपील प्रोसेस टू क्रिएट अकाउंटेबिलिटी. देयर इज अ सिक्योरिटी अपीलेट ट्राइब्यूनल. सिक्योरिटी अपीलेट ट्राइब्यूनल मतलब सेबी का जो कोर्ट है, which is a 3-member tribunal. ट्राइब्यूनल में 3 मेंबर होता है. A second appeal lies directly to the Supreme Court. सेबी के बाद डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट, मतलब सेबी का जो कोर्ट है सिक्योरिटी अपीलेट ट्राइब्यूनल बोलते हैं. ट्राइब्यूनल का मतलब कोर्ट, जहां पर आप अपील कर सकते हो. अगर सेबी फेल तो सुप्रीम कोर्ट. सेबी हैज टेकन a very proactive role in streamlining disclosure requirement international standards. काफी अच्छा काम करता है सेबी. वर्ल्ड वाइड सेबी का, मतलब सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया का नाम बहुत ही है. पावर ऑफ सेबी, स्टॉक एक्सचेंज का रूल को फॉलो करना, अप्रूव करना, फॉलो नहीं अप्रूव करना. मतलब बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज कैसे काम करता है, ये अप्रूवल से भी देता है. जब आप लोग स्टॉक मार्केट पढ़ोगे ना तो और डिटेल्स में जान जाओगे सर. टू रिक्वायर द स्टॉक एक्सचेंज टू अमेंड देयर बायलॉज, टू इंस्पेक्ट द बुक्स ऑफ अकाउंट्स एंड कॉल फॉर पीरियडिकल रिटर्न्स फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज. मतलब BSE, NSE. भारत में आज के डेट में एक्टिव 7 एक्सचेंज है सर, 7 स्टॉक एक्सचेंज है भारत में. कैसे पता चलेगा? ये भी सेबी के साइड में पता चलता है.
एक्टिव स्टॉक एक्सचेंज इन इंडिया, करेंटली देयर इज 7 स्टॉक एक्सचेंज इन इंडिया विच इज एक्टिव। उसमें 2 पॉपुलर है, सबसे ज्यादा काम होता है BSE NSE, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। बट बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, ये देखो BSE, कैलकाटा स्टॉक एक्सचेंज इज एक्टिव, बट अभी वहां पर कोई ट्रेडिंग काम नहीं होता है। मेट्रोपॉलिटन स्टॉक एक्सचेंज बॉम्बे में है, चल रहा है अभी भी। ये है कॉमोडिटी एक्सचेंज, मल्टी कॉमोडिटी एक्सचेंज, MCX कहते हैं इसको, कॉमोडिटी डेरिवेटिव होता है। अब आप बोलोगे सर कॉमोडिटी क्या है, बताऊंगा सर। कॉमोडिटी मतलब बेसिकली आप गोल्ड में ट्रेड ले सकते हो, क्रूड ऑयल में ले सकते हो, मसाला में ले सकते हो, जिंक में ले सकते हो, आयरन ओर में ले सकते हो, सीमेंट पे ले सकते हो, कॉमोडिटी बोलते हैं उसको। ठीक है, आई विल डिस्कस सर, ये भी एक एरिया ऑफ डिस्कशन है। और एक है सर इंडियन कॉमोडिटी एक्सचेंज लिमिटेड, और एक है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। 2 पॉपुलर है सबसे ज्यादा BSE NSE, और 2 पॉपुलर है MCX एंड ICA। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट एक्सचेंज है जिसको पूरा देखभाल करना, इसका रूल्स को देखभाल करना, इसका बायलॉज को देखना, ये सारा काम कौन करता है, सेबी करता है। जैसे देखो मैं आपको शेयर बताया, मैं आपको सिक्योरिटीज बताया, NSE दिखाया, MCX में जाओगे, चलो देखो सर, बोलने बोलोगे ना, मतलब क्या बोलते हैं ना, एक जिंदगी भी मुझे कभी कभी लगता है कम पड़ जाएगा, इतना सारा चीज जानने का है। लुक एट सर, मैं आपको क्या बोला कि आप चाहो तो गोल्ड, क्रूड ऑयल, लेड, कॉटन, ये सब परचेस कर सकते हो, ये सब परचेस कर सकते हो, घर पे लाने का जरूरत नहीं है वर्चुअली, लेकिन अगर कभी चाहो तो उसको वर्चुअल में कन्वर्ट भी कर सकते हो। किसी को गोल्ड में इन्वेस्ट करना है तो गोल्ड खरीद के मत लाओ, गोल्ड में इन्वेस्ट करके रख लो। सिल्वर खरीदना है, सिल्वर में इन्वेस्ट करके रख लो। बात समझ में आ रहा है सब? कॉपर खरीदना है, कॉपर का मार्केट में अप एंड डाउन चलता है। जिंक, कॉटन, लेड, बहुत सारा है। ये तो कुछ, बस कुछ ही है। ये आज का मार्केट है, आज का मार्केट है सर, 12 बजकर मतलब अभी 2 मिनट पहले का मार्केट है। शेयर मार्केट में जैसे लोग इन्वेस्ट करता है ना, वैसे यहाँ पर भी इन्वेस्ट होता है, वैसे यहाँ पर भी इन्वेस्टमेंट होता है। ये देखो, देख रहे सर, गोल्ड का भी अलग अलग टाइप्स है, क्रूड ऑयल का भी है, आप ये सब में इन्वेस्ट कर सकते हो। ये सब भी सीखने वाला एक मार्केट है। पहले शेयर मार्केट वगैरह जानना चाहिए, फिर धीरे धीरे कमोडिटी मार्केट जानना चाहिए, वहां पर भी इन्वेस्टमेंट होता है, इन्वेस्टमेंट होकर आप इनकम कर सकते हो। बिल्कुल ठीक है, इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट सर, पूरा एकदम कैपिटल मार्केट एट इट्स बेस्ट। जब नॉलेज मिलेगा ना, तब आप खुद को काफी कॉन्फिडेंट महसूस करोगे। अहंकार नहीं होना है सर, ठीक है, क्योंकि एजुकेशन लोगों को अहंकारी नहीं, हम्बल बनाता है। ठीक है, नॉलेजेबल इंसान कभी अहंकार नहीं करता, नॉलेज आपको हम्बल बनाता है, ये बात याद रखिएगा। नहीं मुझे बहुत पता है तो दोस्तों के सामने अहंकार में, तुझे पता है मुझे ये पता है, अरे भाई अहंकार दिखाने क्या है। अगर हम्बल बनो और लोगों को सिखाओ और जानो और दूसरे को भी बताओ। सर तो ये हो गया सेबी का। अच्छा, बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑफ फाइनेंशियल इंटरमीडिएट, ब्रोकिंग फर्म का अकाउंट्स रेडी करना। सर कौन करता है अकाउंट्स रेडी? सर सीए करेगा, सीएस करेगा, सीएमए करेगा, और उसको ऑडिट भी करना है। उसमें सीएस ऑडिट भी है, सीए ऑडिट भी है, सब ऑडिट भी उसके अंदर छुपा हुआ होता है। तो compel certain companies to list their shares in one or more stock exchange, कंपनी को एक्सचेंज में आने का प्रोसेस मैं आपको पहले ही बताया। तो अल्टीमेटली सेबी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द डेवलपमेंट ऑफ इंडियाज कैपिटल मार्केट। सो कैपिटल मार्केट डेवलप होगा तो इंडियन बिजनेस डेवलप होगा। दैट इज मार्केट फॉर कॉर्पोरेट इशू ऑफ कैपिटल, इट फैसिलिटेट पब्लिक ऑफरिंग ऑफ कैपिटल बाय द कंपनी। मैं आपको बताया पब्लिक ऑफरिंग, IPO। दस these companies are able to access the capital market for their funding requirement। कंपनी को चाहिए पैसा, फंडिंग, और वो पैसा पब्लिक के थ्रू से कंपनी के पास पहुंचेगा, उसका पूरा काम सेबी देखेगा। इट ऑल्सो ऑब्जर्व द सब्सिक्वेंट ट्रेडिंग ऑफ देयर शेयर्स ऑन द फ्लोर ऑफ स्टॉक एक्सचेंज। इट इवन फैसिलिटेट ओवरसीज एंटिटीज डिजायर फॉर पार्टिसिपेटिंग इन इंडियन कैपिटल मार्केट। मतलब बाहर का देश या बाहर का फॉरेन कंपनीज, फॉरेन गवर्नमेंट इंडियन कैपिटल मार्केट में हिस्सा लेना चाहता है। क्यों जानते हो? भारत के मार्केट में पैसा भी बहुत है। It coordinates with the market developers and regulator abroad। देश या विदेश दोनों जगह में जितना रेगुलेटर से सबके साथ ये लोग कम्युनिकेट करता है। इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इन्वेस्टर्स फेथ। आज अगर स्टॉक मार्केट चलता है, बॉन्ड मार्केट चलता है, कैपिटल मार्केट चलता है, जस्ट बिकॉज ऑफ सेबी। अगर पब्लिक का फेथ उड़ जाए ना, अगर पब्लिक का पैसे से फ्रॉड बढ़ जाए,
तो पब्लिक कभी भी स्टॉक मार्केट में नहीं आएगा, पब्लिक कभी भी बॉन्ड मार्केट में नहीं आएगा, पब्लिक कभी भी डिवेंचर नहीं खरीदेगा in the functioning of the capital market and thus assure the corporate of steady flow of funds. मतलब पब्लिक का एक्स्ट्रा पैसा, सेविंग्स का पैसा इन्वेस्ट होके पब्लिक को रिटर्न मिलता है, कंपनी को पैसा मिलता है, कंपनी बिजनेस करता है, बिजनेस करके जॉब क्रिएट करता है, जॉब क्रिएट करके अनएम्प्लॉयमेंट दूर करता है, अनएम्प्लॉयमेंट दूर करके लिविंग स्टैंडर्ड को ग्रो करता है, अल्टीमेटली कंट्री का डेवलपमेंट करता है। इस पूरा खेल में सेबी का रोल बहुत बड़ा है। आई होप कि आपको सेबी का ये जो कॉन्सेप्ट है अच्छे से समझ में आया। बाकी डिटेल्स नॉलेज जैसे जैसे आप लोग स्टॉक मार्केट का पढ़ाई करते जाओगे या फिर जब आप लोग फाइनल में आओगे, इंटरमीडिएट लेवल में आओगे, तो आपको और मौका मिलेगा जानने का। ठीक है, आज इतना ही है। नेक्स्ट क्लास में और भी कुछ गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस है लाइक सीसीआई इज देयर, कंपटीशन कमीशन, ठीक है, कुछ बैंकिंग कॉन्सेप्ट, कंपटीशन एक्ट के बारे में भी कुछ बात करना है। ठीक है, फिकी ऐसा कुछ है, इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी, ऐसे कुछ और भी इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशंस है जिसके बारे में मैं आपको अपकमिंग क्लास में डिस्कस करूंगा। ठीक है सर, बहुत दिमाग खाया आप लोगों का, समझ में आया सबको? दीपायन, शालिनी, नयनी, विदिशा, यस सर। सुबीर, हाँ सर। सनोन, रवि, राजन्ना, श्रद्धा, क्लियर ना सर? यस सर। ओके सर, ठीक है सर। नोट्स अगर है तो गो थ्रू करो, क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस करो। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में डिस्कशंस करेंगे और टेस्ट के लिए बुलाएंगे सर, रेडी रहना। हाँ, टेस्ट के लिए नेक्स्ट वीक बुलाऊंगा, सो रेडी रहना। ओके बाय, फिर आज इतना ही है, टाटा। थैंक थैंक यू सर। थैंक यू सर, बाय सर, टाटा।